गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई एम इमरान हसन। अमेरिकन इलेक्शन फीवर साथ साथ चल रहा है ऑन स्क्रीन। आप एक्सपेक्ट करे होंगे कि आज फिर हम आएंगे तो अमेरिकन इलेक्शंस की कोई ट्रांसमिशन, कोई ऐसा फॉलो अप लेकर आएंगे। आप ट्रांस में तो नहीं है अमेरिकन इलेक्शन? अमेरिकन ट्रांसमिशन की ट्रांस में हम ऐसा चल रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा हमने देखे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उससे निकल गए हैं भाई। अमेरिकन इंतखाबात है, उस पर हम बात तो करते रहेंगे, लेकिन पहले आपके चल रहे हैं हमारे। हाँ, आपके दिन की बात करना बहुत जरूरी है। आपका दिन आई होप कि अच्छे से शुरू हुआ है। इट्स थर्सडे और चूंकि अब नवंबर शुरू हो गया है, 7 नवंबर है, उम्मीद है आप अपनी सैलरी वगैरह खर्च कर चुके होंगे। अब तक बहुत से लोग कर लेते हैं पहले हफ्ते के अंदर ही, या हो सकता है ये वीकेंड आपका अच्छा थोड़ी सी आई थी सैलरी आती होती है। पाकिस्तान में सैलरीड लोगों बेचारों की सैलरी आती है, चली जाती है। उसकी वजह आने से पहले ही चली जाती है। उसकी वजह है कि हम पहले खर्च करके बैठे होते हैं। सब सैलरीड क्लास लोगों का ये मसला है। तो आई होप कि ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आते साथ ही आपने ना वो दुख छेड़ दिया। नहीं, यही एक वीकेंड है ना अभी। इस वीकेंड पे बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं, बर्गर शर्गर खिला सकते हैं। ये वीकेंड जरा अच्छा होगा। फिर आगे भी वाला है, वीकेंड आने भी वाला है। चलें जी, अपनी जो सबसे पहले हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी होती है, सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो अमरीकी इंतखाबात की ये स्टोरी है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है बिलियनियर्स की एंट्री हुई थी इस इलेक्शन के अंदर। इलॉन मस्क हो गए या फिर बिल गेट्स हो गए। अमरीकी इंतखाबात जो है इसने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि इलॉन मस्क को भी माला माल कर दिया। और वो कैसे किया पूछे? ये सब माला माल होने की ही तो गेम है। कैसे किया माला माल? अच्छा जी पहले बता देते हैं कि कितना कितना इजाफा हुआ। ट्रंप की दौलत जो है उसमें 277 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल की शेयर के मुताबिक कीमत बढ़ चुकी है और इलॉन मस्क की टेस्ला का शेयर भी महंगा हो गया। अच्छा वाह। वैसे BYD ने बड़ा टफ टाइम दिया टेस्ला को। कल मैंने पढ़ा जो चाइनीज इलेक्ट्रिक कंपनी है उसने इनके शेयर को चेस किया है। लेकिन दूसरी जानिब इलॉन मस्क की दौलत जो है इस वक्त 33 खरब रुपए बढ़ गई है। 33 ट्रिलियन। सिर्फ टेस्ला की जो मार्केट है वो वैल्यू उसके लिहाज से वो भी 900 अरब डॉलर से बढ़ गई है। और आपने कहा 277 अरब यानी कि बिलियन रुपीस, तो इसका मतलब है 1 बिलियन US डॉलर्स बढ़ गए ट्रंप के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट मनी गेम जी। सारा कुछ वही पैसे के लिए रहा है। आई मीन अब ट्रंप आया, एक बिजनेसमैन है और इससे पहले जिस किस्म के मुआहदे वो इजरायलियन लीडरशिप के साथ कर बैठे हैं वो भी तो एक बिजनेस का ही पार्ट है कि जो एक कॉरिडोर बनना है उस कॉरिडोर ने कहाँ पे बनना है, गाजा उसमें शामिल है। इलेक्शन जो है ट्रंप के लिए एक बिजनेस की तरह। इट इज अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस। Yes, he's a business person and आप देखिएगा कि आगे बिजनेस डील होंगे। This is very concerning। बहरहाल जी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदारती इलेक्शन जीत ली। सारी दुनिया की नजरें जो बहुत अरसे से लगी हुई थी वो अभी भी इन्हीं इंतखाबात पर मरकूज थी। पूरी दुनिया में इस बड़े इलेक्शन की धूम रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्शन मुहिम पर कितने डॉलर्स उठाएगा? आप जानते हैं? मैं बताता हूँ ना, मुझे पता है बिल्कुल। जो अमेरिकन मीडिया है उसने रिपोर्ट किया है कि मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने इस मुहिम पर 16 अरब डॉलर्स खर्च कर डाले हैं। इतनी बड़ी रकम से बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई और इश्तहारात भी ओब्वियसली चलाए गए। इन इश्तहारात पर तकरीबन 10.5 अरब डॉलर खर्च किए गए। सिर्फ इश्तहारात, मार्केटिंग पर, हैवी कैंपेन। मतलब मार्केटिंग जो है वो कैंपेन का हिस्सा होती है। आपको पता है हमने कुछ दिन पहले खबर दी थी कि जो टिकटॉक के ऑनर हैं वो बहुत रिच हो गए हैं, बहुत अमीर हो गए हैं। उसकी क्या वजह है? बिकॉज टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा अमेरिकन कैंपेन्स के दरमियान स्पेंड किया गया। यू रिमेंबर कमला हैरिस जो है वो भी टिकटॉक पर आकर उनके ऊपर तनकीद भी हुई थी। पहले तो खैर पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिशियंस टिकटॉक बना रहे थे उनके ऊपर भी तनकीद हुई थी, लेकिन टिकटॉक की अहमियत जो है ना उसका अंदाजा यहाँ से लगा ले कि जो टिकटॉक के मालिक हैं अमीर तरीन हो गए। अब कमला हैरिस को टिकटॉक लाइव करना चाहिए जिसपे लोग उनको गिफ्टिंग करें ताकि उनका जो पैसा है वो रिकवर हो जाए। कल उन्होंने विक्ट्री स्पीच में कहा था कि हम जमहूरियत की कदरों को मद्देनजर रखते हुए इस को तस्लीम करते हैं। पैसों की बात हम सुबह कर रहे हैं, किसी ने आपको ये बातें नहीं बताई होंगी। हम आपको बिटकॉइंस की बात बताते हैं। अगर आपने बिटकॉइन लिया हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको बताएं कि बिटकॉइन इस ट्रंप इलेक्शन के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और जो एक बिटकॉइन है इसकी कीमत $76,000 तक पहुंच गई है। आपको याद है बिटकॉइन? आपने लिया हुआ बिटकॉइन? नहीं, मैंने नहीं लिया। $76,000 मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं ले लेती। नहीं, उसका कुछ हिस्सा ले लो ना। $1,000 का लिया जा सकता है। कुछ अर्सा पहले तक हम ये देख रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो तारीख की लोएस्ट तरीन सतह पर था, लेकिन अब इस जीत के बाद, ट्रंप की जीत के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। और ये रकम जो है ये पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। अमरीकी स्टॉक मार्केट जो है वो भी काफी ऊपर चल रही है, 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और अमेरिकी डॉलर की कदर में भी इजाफा हो चुका है। ट्रंप की जीत के साथ ही ये सारी जो है वहां पर सिचुएशंस देखी गई हैं। तो जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे ना हम, ट्रंप ने जो अपनी कैंपेन में बात की थी कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं आते साथ ही इसको ठीक करूंगा, उनके आते साथ ही ये हलचल तो हमें एटलीस्ट हलचल आ रही है नजर। और इसके साथ साथ उन्होंने कल बॉर्डर्स को भी तो बंद करने की बात की है। खैर हम अब वापस आते हैं, ट्रंप से वापस लैंड बैक करते
बढ़ते हैं, हम अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं। हाँ, हम अपने मुल्क में वापस आते हैं। कल कोई बता रहा था कि ट्रंप आएगा तो ये करेगा वो करेगा। मैं एक चीज़ छोटी सी सोच रहा था जो मैं ऐड करना चाहता हूँ अल्लाह सुब, कि हम सब अगर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए खुद काम करना शुरू कर दें, लाइक चाइनीज, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हमें किसी ट्रंप के आने से क्या फर्क पड़ता है, कोई आए ना आए। कतर छोटा सा मुल्क है, दुनिया भर में ढूंढते हैं हम। कतर छोटा सा मुल्क है और दुनिया भर में उसकी पॉलिसीज डोमिनेट करती हैं जस्ट बिकॉज कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। ऑयल भी तो है ना हमारे पास भी बहुत मिनरल्स हैं यार, हम बस खुद पे ट्रस्ट नहीं करते। हमारे पास मिनरल है लेकिन वो हम बेच देते हैं ना दूसरे मुल्कों को, बेच देते, उन्हीं को बेच देते हैं। तो खैर, पाकिस्तान की हम बात करते हुए गुड न्यूज अबाउट पाकिस्तान, शेयर दैट न्यूज। जी, पाकिस्तान के टॉप क्यूएस हैं मोहम्मद आसिफ। उन्होंने दोहा में, आप कतर की बात कर रहे थे, दोहा में उन्होंने होने वाली IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर तीसरी मर्तबा वर्ल्ड टाइटल का ताज जो है वो अपने सर पर सजा लिया है। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी थी। उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड जीतने के बाद मेन राउंड और फिर नॉकआउट मरहला जो है उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई और वो जीत गए हैं और टाइटल अपने नाम कर लिया। ये मैजिशियन है, कोई पॉकेट छोड़ती ही नहीं है। ये आसिफ से तो मैंने सीखना है, कम से कम तो सीख ले लाइन पे हमारे साथ। लाइन में से ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, गुड मॉर्निंग। सच अ प्लेयर हैविंग यू यार, क्या जबरदस्त आप खेलते हैं, जब भी खेलते हैं पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सुबह खैर कहते हैं, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे ख्याल में आसिफ से मेरा उनकी जीत के हवाले से कोई तीसरा चौथा इंटरेक्शन है। जब भी आते हैं कोई ना कोई बड़ा टाइटल लेके आते हैं। आसिफ भाई, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह एक और वर्ल्ड टाइटल आपके नाम हुआ। जी बस बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का इस पे जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला फतवात का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह आगे भी जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह। हमारी भी यही उम्मीद है। आसिफ, ये बताएं, ये जो खुशियां आप बांटते रहते हैं, ये खुशियां बांटकर आपको कैसा लगता है? क्योंकि जीतते आप हैं, डेफिनेटली हमारे लिए बड़े फख्र की बात होती है, लेकिन बड़ा अच्छा भी लगता है ना, आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, वो फीलिंग्स कैसी होती हैं? जी मैं समझता हूँ कि ये फीलिंग जो है वो शायद लफ्जों में बयान हो ही नहीं सकती, क्योंकि बड़ा प्राउड महसूस होता है एज ए पाकिस्तानी। और इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि यार पाकिस्तान के इस माहौल में जहाँ पे काफ़ी लोग टेंशन का शिकार हैं, उसमें एक खुशी का मौका अगर मैं बन सका तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है ये कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई मेडल जीता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक खुशी जो मैं अपने तौर पे प्रॉपर नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी जीत की शक्ल में वो खुशी जो है वो लोगों के लिए सेलिब्रेशन का नहीं, ये थोड़ी बात है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से एक आप हैं, उठते हैं और आप जाके छा जाते हैं। कोई आपका बड़ा मैच होने वाला है और भी, आप हर्ट, ऐसा कुछ है? असल में 2 इवेंट थे यहाँ पे। एक ये मेंस का इवेंट था, वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुका हूँ। अभी मास्टर का इवेंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू है। अच्छा। और वो 9 तारीख को फाइनल होगा उसका इंशाल्लाह। तो मैं बड़ी उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दूसरा टाइटल भी जो है वो पाकिस्तान के नाम आएगा। किसके साथ हो रहा है? मैं वही कह रहा था, मास्टर में और उसमें क्या फर्क होता है जो टाइटल आप जीते हैं? इसमें होता ये है कि इसमें अबव 40 जो प्लेयर्स हैं वो सारे खेल रहे होते हैं। अच्छा। और जो दूसरा मेन टूर्नामेंट होता है उसमें ओपन होता है, उसमें छोटे भी खेल सकते हैं, बड़ी एज के लोग भी खेल सकते हैं। तो वो तो ओपन होता है सबके लिए, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आप 40 प्लस ही खेलेगा। ये इसमें प्रोस के लिए होता है, हम ये समझे कि ये प्रोस के लिए नहीं, ये जो जाहिर सी बात है 40 साल से प्लस हो जाते हैं, ये उनके लिए होता है कि उनके लिए कोई इवेंट नहीं होता, तो उनके लिए भी उन्होंने इवेंट शुरू किया। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। आपके हवाले से हमें पता है कि आपने कितना ग्रॉस रूट से शुरू किया और कैसे आप यहाँ तक वर्ल्ड टाइटल्स तक पहुँचे। बहुत ही मुश्किल होता है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस जीत के बाद? आपको आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पाकिस्तानी अवाम तो वुड लव टू हैव यू बैक। क्या उम्मीदें आपकी आसिफ? देखें जी, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं, हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा कि स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा तवज्जो दे। दीगर खेल जितने भी हैं क्रिकेट के अलावा उनको भी थोड़ी सी तवज्जो दें। ऐसा ना करें कि सिर्फ एक ही गेम उनके लिए गेम हो, बाकी कोई गेम ना रहे। तो उसमें ये होता है कि लोग जो नए खिलाड़ी आना चाह रहे होते हैं आगे, उनके लिए एक मोटिवेशनल सिलसिला होना चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है फिल वक्त। अल्लाह करे कि इस पे काम हो ताकि हमारी स्पोर्ट जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए, जिंदा हो जाए। तो वन मोर क्विक क्वेश्चन आसिफ, ये गली मोहल्लों में जो बच्चे बिलियर्ड खेल रहे होते हैं, स्नूकर खेल रहे होते हैं, माँ बाप इनको अक्सर तो मार के वापस लेके आ रहे हैं, कहते हैं बैड कंपनी है, बुरा है, मत खेलो। इधर आप हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए इसके अंदर, तो आप
क्या तफवीज करेंगे? बच्चों को खेलना चाहिए या नहीं? ये वेस्टेज ऑफ टाइम। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि होता ये है कि ये एक गेम एक टाइम पे काफी मैं समझता हूँ कि इस चीज का शिकार रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पिछले 12 साल से पाकिस्तान के लिए मेडल जीत रहा हूँ और पाकिस्तान के लोगों को अवेयर कर रहा हूँ इस चीज के बारे में कि ये बहुत अच्छा जेंटलमैन गेम है और इसमें बड़ा पॉजिटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि जब वो 2000 की बात करूँ 2005, 6, 7 तक, तो जो वो इसका इमेज था और आज का इमेज इसमें बहुत फर्क है। आज तो पेरेंट्स जो हैं वो खुद छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों को कोचिंग के लिए, वो खुद भी यानी कि इस चीज में इंटरेस्टेड हैं और वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं गेम। आसिफ, आपको क्या लगता है किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए इस खेल की? अगर हम बात करें, इसको प्रमोट कैसे करना चाहिए हुकूमती सतह पर भी और ओवरऑल? देखें, सबसे बड़ी चीज जो है आपने प्लेयर्स को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना होता है, आपने जो एसोसिएशंस हैं उनको भी करना होता है ताकि वो प्लेयरों के लिए अगर फंड होगा तो वो ट्रैवल कर पाएंगे। बहरहाल एक काम आप कीजिएगा ना, जब वापस आते हैं, अभी तो आप दोहा में, एक तो हमारे स्टूडियोज में जरूर आइएगा, इनको सेलिब्रेट करेंगे और आई विश कि कभी हम ना लाइव आसिफ के साथ कुछ ऐसा करेंगे, हम सीखें कि अच्छा गुड शॉट कैसे करना है। आसिफ, थैंक यू वेरी मच, यू आर अ चैंपियन एंड यू आर सो क्लोज टू आवर हार्ट्स। आपका बहुत शुक्रिया, सो प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे साथ भी हैं और पाकिस्तान के लिए हैं। भाई, बच्चों को प्रोफेशनली अच्छा टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी है ना बच्चों की, तो फिर खेलने दें, वो जो मर्जी खेल। क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि इनकी पढ़ाई मुतासिर नहीं होती। यार बच्चे निकलते नहीं है ना, वीडियो गेम से आए तो उधर ही बैठ जाते हैं, स्नूकर बिलियर्ड पे जाएं। हर किसी के घर का मसला है, हमारे भी भाइयों को ना इसी बारे में मोहल्लों के अंदर ज्यादा मसाइल होते हैं। खैर जी, गेटिंग बैक टू एक कुछ दिन पहले हमने एक बात की थी और वो बात बड़ी जबरदस्त थी और वो बात थी टैलेंट के हवाले से। ठीक है, हमने उसकी तरफ भी जाना है और लोगों को बताना है कि आप भी अगर कोई टैलेंट रखते हैं, इफ यू गॉट टैलेंट, देन दिस इज द प्लेटफॉर्म टू कम ओवर, बिकॉज हम आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आए और सिर्फ हम ही लेकर आए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसमें आप न सिर्फ अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन के अपने आप को मनवा भी सकते हैं। ऐसे ही है, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म का नहीं, हम नेटवर्क का हिस्सा भी बन सकते हैं। जिनको एक्टिंग करने का शौक है या इसके अलावा कोई भी आपके पास टैलेंट है, तो हम नेटवर्क जो है आपको मौका देगा कि आप आकर अपना टैलेंट जो है उसको इस प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकें और इसके साथ साथ आपको अपनी सलाहियतें हैं जो है वो दुनिया के सामने रखने का मौका भी मिलेगा। बी परिजाद और बी बिलाल अब्बास खान, इश्क मुर्शद वाले या कुछ भी, यू कैन बी दैट। आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर रक्स में महारत है, अदाकारी का जुनून है, गाना अच्छा गाते हैं, मुझे भी चांस दे दें, मैं भी गाना गा लूं। आपके पास तो प्लेटफॉर्म है। अच्छा, चांस मिल गया। मानते नहीं है, नकली दिखाते, चले गाना गा के दिखाएं। मुझे चांस मिल चुका है, मैं सॉरी, मैं भी जस्ट वापस है, मुझे चांस मिल चुका है। खैर जी, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह और एक्चुअली एक बहुत अच्छी एफर्ट है क्योंकि आजकल लोग अक्सर हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हमारे अंदर ये टैलेंट है, तो आपके पास कुछ भी है, गो ऑन सोशल मीडिया, फाइंड आवर पेजेस, सबसे आगे हमारा पेज ऑन फेसबुक एंड सेंड एनीथिंग दैट यू हैव। हम चाहेंगे कि हम जरूर उसको दुनिया के सामने लेकर आएं और इस वक्त जो टैलेंट हमारे सामने हमारे पास मौजूद है ना, जिसको हम आपके सामने लेकर आएंगे, ऑफ कोर्स एक ब्रेक के बाद, वो भी हमें इसी कैंपेन से हासिल हुए हैं। उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने ज़रूरी समझा कि हम उनसे बात भी करें और दुनिया तक पहुंचाएं और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त अवार्ड भी हासिल कर लिया। ही इज़ रीचिंग समवेयर बिगर एंड ग्रेटर। अच्छा, वो कहाँ पर जा रहे हैं ये हमें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। तो एक ब्रेक लेते हैं, सबसे आगे में आपने कहीं जाना नहीं है। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी विजुअल्स जो है मजीद दिखाएंगे, इनसे बात भी कराएंगे आपके, हमारे नहीं, साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह से आगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सुबह को थोड़ा सा आगे लेके जाएं अच्छी इंफॉर्मेटिव एंटरटेनिंग स्टोरीज के साथ। एंटरटेनिंग ऐसे आगे जाना है कि हमने मूड बेहतर करना है लोगों का। चलते जाना है। अगर आपने थोड़े सड़ियल मूड के साथ टीवी ऑन किया तो हम ये नहीं चाहते, ना ही आपको ऐसे रहने देंगे। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कम से कम 2 घंटे के लिए, उसके बाद चाहे हमारा अपना मूड जिधर जी। हमारी कोशिश ये होती है आगाज जो है ना कम से कम आपके दिन का वो अच्छा सा हो जाए। तो एक अच्छी खबर आपको देते हैं, वो ये है कि इस्लामाबाद में 17वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ कप के दिलचस्प मुकाबले हुए जिसमें उस्ताद और शागिर्द जो हैं उन्होंने बेहतरीन खेल पेश किया। उस्ताद और शागिर्द जब दोनों आमने सामने हो, वैसे अगर मेरे सामने मेरे उस्ताद खड़े हुए हो ना तो आई थिंक मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन समटाइम्स कुछ शागिर्द अपने असातिज़ा को ऐसे पीछे भी छोड़ देते प्राउड बनाते हैं कि उनसे अच्छे खेल का मुजाहरा करते हैं, तो ये होता है। हमारे पास एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है इस इवेंट के हवाले से, आपको दिखाते हैं। गोल्फ कप में उस्ताद और शागिर्द ने बाजी मार ली। एक खिलाड़ी जीत का हकदार ठहरा तो दूसरा रनर अप रहा। इस्लामाबाद में पाक नेवी के जेर एहतमाम एमेच्योर गोल्फ कप में 3 रोज के दौरान कई दिलचस्प मुकाबले हुए।
खवातीन और नौजवान खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नेट कैटेगरी में जीतने वाले नौजवान गोल्फर सैयद इर्तिजा 3 साल की उम्र से गोल्फ खेल रहे हैं। कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मैं पिछले 15 साल से गोल्फ खेल रहा हूँ। मैं 3 साल का था जब मैंने शुरू की थी और शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि फादर खेलते थे तो नेचुरली मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। मैं अपनी से बड़ी कैटेगरी में ये 3 साल हो गए मुझे करते हुए, बिकॉज़ मैं जल्दी शिफ्ट करना चाह रहा था, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे बेहतर प्लेयर्स के साथ खेलना था। सीनियर की कैटेगरी में खेलने वाले दिफाई चैंपियन का कहना था कि ये खेल आसाब की जंग है जिसमें बॉडी के साथ माइंड की फिटनेस भी लाजमी है। The realistic thing is कि ये एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट है जिसके अंदर ना सिर्फ आप साइकोलॉजिकली तौर पे इन्वॉल्व रहते हैं बल्कि फिजिकल भी आपके अंदर एक एक्टिविटी रहती है। अब तासुर ये लिया जाता है कि जी एक शॉट मारते हैं फिर पैदल चलते हैं फिर दूसरी शॉट मारते हैं, तो देखने में तो स्पोर्ट बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जो शख्स भले मर्द हो या औरत हो जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके लिए डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं निस्बतन जो लोग बाहर से देख रहे होते हैं स्पोर्ट। गोल्फ एक वाहिद ऐसी स्पोर्ट है आउटडोर्स के अंदर जिसके अंदर एक स्टैटिक बॉल को मारा जाता है। बहुत बड़ा फैक्टर ऑनेस्टी का है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। तो मौका इतना मिल जाता है कि बाकी प्लेयर्स आपसे दूर हैं तो आप बॉल को हिला सकते हैं, बेहतर पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये तो एक फ़र्द के ऊपर मुनहसर है बात कि वो कितना ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी इस गेम में बहुत ज़रूरी है। गोल्फ आमतौर पर बूढ़ों या रिटायर्ड अफराद का खेल तस्वर किया जाता है, लेकिन गोल्फर्स के मुताबिक नौजवान इस खेल में अब ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जो एक बार गोल्फ खेलता है वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, इट्स अ गेम ऑफ मेंटल फोकस, और जब तक आप मेंटली फोकस नहीं होंगे और अलर्ट नहीं होंगे, बिकॉज एवरी शॉट इज़ अ डिफरेंट शॉट। ये टाइम कंज्यूमिंग गेम है। मिनिमम टाइम अगर आपने शॉर्ट गेम भी करनी है 9 होल के आधा कोर्स खेलना है, देन इवन देन यू नीड 2 hours, देन प्रैक्टिस। सो इसके अंदर बड़ी डिवोशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में गोल्फ के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ फोर्सेस का अहम किरदार है। गोल्फ कोर्स की मेंटेनेंस से लेकर मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद कराया जाता है। गोल्फ का गेम पाकिस्तान में कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और ख़ास करके जो यंग लॉट है लड़के और लड़कियाँ, उन्होंने बड़ी इसमें पार्टिसिपेशन शो किया, बड़ा इंटरेस्ट शो किया, और हमारे मुल्क का काफ़ी जगहों पे अच्छा नाम भी रोशन किया। इसमें ख़ास करके मैं तीनों सर्विसेज का बड़ा जिक्र करूँगा कि जो गोल्फ कोर्सेज वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल वो टॉप ऑफ द लाइन है। गोल्फ के मैच में कोई रेफरी नहीं होता, खिलाड़ी ही गेम का स्कोर रखता है, इसीलिए तो इसे द ऑनेस्ट गेम भी कहा जाता है। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहरबानो मुर्तजा, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। अरे वाह, कितने ज़बरदस्त आंखों को भले लगने वाले मनाजिर हैं। दिस इज़ इस्लामाबाद फॉर यू। अगर सभी शहर ऐसे साफ़ सुथरे हों तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ये जो गोल्फ कोर्स है ना, गोल्फ ग्राउंड है, क्या इसको कहेंगे, कोर्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल मागला के दामन में, और सेक्टर आई बिलीव E12 बनता है। ये बहुत ही खूबसूरत है। और फिर आपने मनाजिर के साथ साथ अगर आपको अच्छी गोल्फ खेलने को मिल जाए और सनी डे हो, आई मीन आइडियल। अच्छा, हम ये जो बात कर रहे थे कि गोल्फ जो है वो खेलने में, वैसे अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जो गोल्फ है ना वो बोरिंग है, लेकिन जो लोग खेलते हैं वो इतना उनको वो हुक हो जाते हैं, वेरी एंटरटेनिंग, बहुत जबरदस्त है, और बहुत फिजिकल एंड मेंटल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा महंगा खेल जरूर है लेकिन है बड़ा जबरदस्त। हेल्थ की आपने बात कर दी है, आम आदमी की थोड़ी सी हेल्थ की बात कर दी है, तो अगली जो खबर है वो हमारी हेल्थ के बारे में। आपको हम बार बार अपडेट करते भी रहे हैं, बताते भी रहे हैं, और बार बार अपील भी करते रहे हैं लोगों से भी, गवर्नमेंट से भी, कि भाई स्मोक जो है उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अब इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए कि कहाँ कहाँ किस किस जगह को इंसान के जिस्म की अफेक्ट करे। पंजाब में स्मोक की वजह से जो शहरी हैं उनके आँख, कान, नाक, गले की बीमारियां जो है वो तेज़ी से फैलने लगी हैं, और ये रिपोर्ट भी होना शुरू हो गई हैं। महकमा सेहत पंजाब जो है वो ये बता रहा है कि सूबे में 21 से 27 अक्टूबर तक आंख के इन्फेक्शन के 55,000 से जायद केसेस ओह माय गॉड, सिर्फ लाहौर में 7,000 से जायद केसेस सामने आए हैं, और दीगर जो नाक कान गले का आपने जिक्र किया तो 6,000 से जायद केसेस इसके भी रिपोर्ट हुए हैं। जो तिब्बी माहिरीन है वो तमाम शहरियों को, यानी कि आप लोगों को कह रहे हैं कि प्लीज़ मास्क लाजमी पहने। हम तिब्बी माहिरीन तो नहीं है लेकिन इतना तो हम भी कह रहे हैं, प्लीज़ मास्क पहने। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। ज़रा उनसे हम इसी मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप ठीक ठाक हैं, इतनी स्मोक के बावजूद भी आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो बतौर शहर लाहौर के बासी बताइए कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है?
बहुत शुक्रिया इमरान। देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पिछले 12 साल से हर जब हम गर्मियों में सर्दियों में दाखिल हो रहे होते हैं, इस मौसम में अक्टूबर नवंबर में ये एक आफत आती है जो अल्लाह की तरफ से नहीं है, मैन क्रिएटेड आफत है। और मेरा ख्याल है कि ये बतदरीज एवरी ईयर इट इज़ गेटिंग वर्स। तो इसकी जब तक कोई हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, सिर्फ हम उस वक्त एक्ट करेंगे जब स्मॉग आ चुकी होगी, तो फिर तो इट इज़ टू लिटिल टू लेट। मेरा नहीं ख्याल कोई खातर खा नताइज आएंगे, चाहे आप स्कूल बंद कर लें या कुछ बंद कर लें। तो इट नीड्स ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ बहुत बहुत अच्छे हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं, ख़ासकर बीजिंग का, विच वाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2010 से लेके 2014 तक, लेकिन फिर उन्होंने 3 साल में इसको वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी बन गया वो। तो इसलिए इसको मुमकिन तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत हम रिएक्टिव किस्म की पॉलिसी से नहीं होगा, प्रोएक्टिव या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इसके लिए प्लानिंग पड़ेगी। बीजिंग ने क्या किया जिसकी वजह से तब्दीली वहां पे आई? चीन ने क्या किया? ऐसे कौन से मेजर स्टेप्स थे जो उन्होंने लिए? देखें, बीजिंग ने मल्टी प्रोंग्ड इस पे डिसीजन किया नेशनल लेवल पे, और फिर सबसे बढ़ के उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने जो फैक्ट्रीज बनी हुई थी घरेलू रेजिडेंशियल सेटलिंग्स के करीब, उनको ख़त्म किया, उनको बाहर ले गए बहुत दूर दूर। एक वैरायटी से उन्होंने उन गाड़ियों को इमीडिएटली क्रैक डाउन किया जो इमिट कर रही थी हार्मफुल फ्यूम्स, और उसके बाद उन्होंने जो बर्निंग थी किसी किस्म की भी बाहर आउटडोर्स में, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प ली क्लाउड सीडलिंग से भी। जब क्लाउड होंगे तो सीडलिंग करेंगे, अभी तो क्लाउड नज़दीक भी नहीं है लाहौर के या पंजाब के करीब, तो इसलिए वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बाकी चीज़ें उन्होंने वाला काम किया जिसकी वजह से वो 4 साल के अंदर इस नहज पर पहुंचे हैं कि अब वो बेहतर तरीके से एटलीस्ट उनके जो शहरी है वो सांस तो ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगी कि आँख, कान, नाक, गले की बीमारियाँ तो हम देख ही रहे हैं स्मोक की वजह से। इन द लॉन्ग टर्म इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी अफेक्ट करती है स्मोक जाकर? जी आयशा, बहुत ज़्यादा करती है, और एक अंदाज़ा है कि ये लाहौर और इर्द गिर्द के जो हमारे वासी हैं उनकी एज भी कुछ तकरीबन 6 to 7 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। उसमें कैंसर्स भी ये कर सकती है, बिकॉज इसमें आर्सेनिक, लेड और इस किस्म के कार्सिनोजेंस हैं जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन से। चेस्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, और हर दूसरा बंदा खांस रहा है और बलगम आ रही है, ख़ासकर बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप पूरी तरह नहीं हुआ था, या बूढ़े लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है। आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे इंसान को शुगर है, चाहे उसे पता है या नहीं। तो ये जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इसकी वजह से मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उनको ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें जिसमें हैं 90% की कंट्रोल्ड नहीं है। तो इसलिए हम बहुत वल्नरेबल किस्म की पॉपुलेशन है फॉर मैनी मैनी रीजंस। और ऊपर से ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे दुनिया भर में कहते हैं नया मौसम आ रहा है तो उसकी ग़िज़ाएं साथ आती हैं, हमारे यहाँ नया मौसम आता है तो नई नई बीमारियाँ, भलाएं और नई नई बीमारियाँ साथ आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए? ऐसी कोई ख़ास ग़िज़ाएं हैं जो हम लें, या लाहौर के बासी या जहाँ पर स्मॉग है वहाँ के बासी लें, जिससे वो बच भी सकें और थोड़ा सा बेहतर हो उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए? देखिए, करने का तो सबसे ज़्यादा हुकूमत को करना है, और तमाम पार्टीज़ को, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अगर टेररिज्म पे हुई बहुत अच्छा हुआ, इस पे भी होनी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म जो भी पार्टी आए वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन करे, और जिन्होंने वो कराई थी उन्हें ये भी करानी चाहिए, बिकॉज उससे तो शायद कम लोग सफ़र कर रहे हैं, इससे तो तकरीबन पूरी पॉपुलेशन ही इस एरिया की सफ़र कर रही है। लेकिन हुकूमत तो अब इंडिया के ऊपर डालने का सहारा ले रही है, अगरचे कि हमें मालूम है कि बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से भी हो सकता है, जाहिर बात है, चूँकि बॉर्डर्स की उस तरह की कोई बाइंडिंग तो नहीं है कि फ़िज़ा कैसे साफ़ रहे। आप ने खुद भी बीइंग केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर, आप सरकारी मामलात को भी समझते हैं और बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट भी समझते हैं, ये बात इंडिया पे डाल देना, मुझे लगता है हुकूमत थोड़ा ज़्यादा ही इंडिया पे डालना शुरू हो गई है, अपनी जिम्मेदारी से कहीं मुबर्रा ना होना शुरू हो जाए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। क्या ये दुरुस्त है कि इंडिया ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान में स्मोक को लेकर या लाहौर में? अगर इंडिया कर रहा है तो इंडिया सफ़र भी कर रहा है। देखें, हम दोनों सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो
एनवायरनमेंट डिप्लोमेसी ज़रूर करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्टबल बर्निंग है वही चीज़ है जो अपना हिस्सा डालती है, और उसके लिए अच्छा किया हुकूमत ने कि एक प्रोविजन कई हैप्पी सीडर्स की या सुपर सीडर्स की, वो दैट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव के जो दोनों तरफ बॉर्डर के होना चाहिए, बजाय स्टबल को बर्न किया जाए। और ये बैन कर देना चाहिए कि देखें जब चावल की काश्त है उसको हम वीट के हार्वेस्टर से जब काटते हैं तो उसके स्टबल्स बहुत बहुत बड़े रह जाते हैं बाकियात, और फार्मर जल्दी में होता है वीट लगाने के, और लगानी भी चाहिए वरना वीट की शॉर्टेज हो जाएगी। तो दी ओनली वेज के वो हैप्पी सीडर्स दिए जाएं, लेकिन हैप्पी सीडर्स का भी इस्तेमाल मेरा नहीं ख्याल 10% से भी ज़्यादा हुआ है। उसको मेरा ख्याल है कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करे कॉस्ट, और वो दे कम से कम अपनी तरफ, और इंडिया को भी कन्विंस करे। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और वो भी चाहेंगे कि उनके लोग ना सफ़र करें अमृतसर और इधर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ज़रूरी है कि वी शुड एंटर इनटू सम फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ कंट्रीज़ के इसको लीगलाइज करें और इसका साथ लीगल बैकिंग लें, और उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो फार्मर, खासकर छोटे फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए, वरना वो करते रहेंगे बर्निंग इनकी, क्योंकि दे आर इन ए हरी टू इमीडिएटली सो दी वीट। तो इसलिए मैं इसकी ये पॉलिसी। डॉक्टर साहब, क्या ये बहुत कॉस्टली अमल है जो आप कह रहे हैं, हैप्पी सीडर्स का फराहम किया जाना बहुत कॉस्टली है गवर्नमेंट के लिए, या अब नहीं हो सकता है, इजी टू डू है? इतना कॉस्टली तो नहीं है जितना गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है जब आप स्कूल्स बंद करते हैं, जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो गवर्नमेंट का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि उसकी भी कोई इतनी यहाँ पे डिवाइस की जा सकती है, वो कोई ऐसी सुपर इंजीनियरिंग नहीं है। जैसे हार्वेस्टर है उसी टाइप की मशीन है जो इन स्टबल्स को उठा भी लेती है और वीट को सो भी कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उस वक्त जब हमने इसका एस्टीमेट किया था अपनी गवर्नमेंट में, तो वी वर नीडिंग समथिंग लाइक 80 बिलियन रुपीस उनको प्रोविजन के लिए। तो कोई मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जितना हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कानून बनाने की गुंजाइश नहीं थी, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कानून असेंबलीज मौजूद हैं। तो और अब मेरा ख्याल है कि इसको हो रही है। बिल्कुल, और सजेशंस आपकी बहुत अच्छी हैं डॉक्टर साहब, नो डाउट, और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। अभी आप जब बात करें तो मरियम औरंगजेब साहिबा वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं, उनके बयानात चल रहे हैं, सीनियर वज़ीर हैं, मुहिम शुरू हो चुकी है और वो कह रही हैं कि स्कूलों के अंदर बाकायदा स्मोक के हवाले से लेक्चर्स भी शुरू किए जाएंगे और कार्रवाई भी की जा रही है उन लोगों के खिलाफ जो कि इस तरह से आग जला रहे हैं या फिर जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हुई हैं उनके ऊपर जुर्माने 4 लाख तक किए जा रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उस वक्त कानून बना नहीं सकते थे हम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की पावर्स आपके पास ज्यादा थी मोहसिन नकवी साहब के दौर में। डॉक्टर साहब, ये तो माने आप। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किसको करते? कानून जो होता उसी को करता। किया भी हमने हेल्थ में किया, लेकिन एनवायरनमेंट में जाहिर है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। ये एक साल के करने की बात नहीं है। वी डोंट एक्सपेक्ट कि आज शुरू करेंगे, ये कम से कम 7 साल 6 साल लगेंगे, लेकिन इट्स वर्थ इट कि हम स्टार्ट करें। लेकिन ये जो क्रॉस बॉर्डर डिप्लोमेसी की बात है, क्विकली इस पे भी कमेंट कर दें, ये किस हद तक डुएबल है? आई रिमेंबर जब आप भी थे, मोहसिन नकवी वाज द सीएम, हम उस वक्त भी ये बात करते थे कि क्रॉस बॉर्डर ये स्मोक डिप्लोमेसी कह लें, जो भी कोई 2 कमिटीज बन जाए, मिल के इन्फोर्स करें, कोई एक लॉ हो जिसको दोनों फॉलो करें, ये हो सकता है? इस पर कोई इनिशियली कोई डॉक्यूमेंट बना है, बात हुई थी उस वक्त, या बिल्कुल अभी तक तो बयानात की हद तक है? नहीं, बिल्कुल हुई थी, और दे वर ऑल्सो वेरी मच रिसेप्टिव एंड वेरी मच एग्रीएबल। कोई भी पॉलिटिशियन यही चाहेगा कि ये चीज़ ना हो। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हम शुरू करते हैं एक्टिविटी जो भी करते हैं जब स्मॉग आ जाती है, उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वहाँ रहते हैं और एयर प्रेशर बिल्कुल स्टैटिक होता है, तो वो क्लाउड रहता है। अब उसको एक चीज़ है कि हम सीडलिंग कर दें, लेकिन सीडलिंग आप तब कर सकते हैं क्लाउड की जब क्लाउड बहुत लो हो, एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है इसको रोकने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद। स्मॉग की सूरत हाल, स्मॉग की वजह से होने वाली बीमारियां, इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे। बचना कैसे है आपने स्मॉग से, ये यकीनन डॉक्टर साहब की बातों से आपको उनके सजेशन से थोड़ी सी हेल्प मिल गई। गवर्नमेंट चूंकि कह रही है कि हम मास्क फ्री दे रहे हैं, वैसे 5 रुपए का मास्क है, आप खुद भी आपकी सेहत से तो अच्छा नहीं है, बाद में हजारों रुपए। अच्छा है, हम ये कह सकते हैं। हाँ, अच्छा जिस तरह चले, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ इट, लेकिन अच्छा ये है कि आप खुद से मास्क पहने और अपने बैग में रख लें। खवातीन के पास बैग होता है, मेल्स के पास
गाड़ी या बाइक है वहाँ पे आप कोई अपने पास रखें मास्क को। एडेंट करना आपने खुद ही है, अपने आप को बचाना आपने खुद ही है, क्योंकि आपकी सेहत अपनी है ना, सेहत आपकी अपनी है। खैर थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आपकी मुलाकात हमें करवानी है एक पाकिस्तानी स्टंटमैन से जिसका हमने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। हमने आपको बताया था कि हमारे साथ एक असली वाले स्टंटमैन है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, असली स्टंटमैन। आप बताएं ये आपको क्यों लगा कि वो, क्योंकि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत स्टंट भी मारते हैं। अच्छा जी, ये रियल वाले हैं, रियल लाइफ स्टंटमैन हैं और इनको एक एजाज भी हासिल हो गया, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट। आपको बहुत बड़ा शो है ब्रिटेन का, वहां से इनको शिरकत की दावत भी मिल चुकी है। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, गुलाम फारूक इनका नाम है, और ये सिर्फ अकेले नहीं है जो स्टंट्स दिखाते हैं। इनके बेटे उजैर फारूक जो हैं वो भी ब्रिटेन के जो टीवी शो है ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, उसके लिए इनको मुंतखब कर दिया गया है। मस्तूम के ये रिहायशी हैं और इनकी मैंने वीडियोस देखी हैं। जब भी आप गिलगित का या साइड स्कर्ट का, केपी का, बलूचिस्तान के इलाकों का जिक्र करें ना तो फिर वो जुमला लाजमी कहा करें कि जरा नम हो, तो क्योंकि हम वो नम जाने नहीं देते, वहाँ पे मेन अर्बन एरियाज तक रोक लेते हैं, बड़े शहरों तक। असल में तो टैलेंट यहाँ पे हमारा छुपा है, जिन लोगों को आगे आने की जरूरत है। खैर इट्स अ कोशिश, ये एक तो स्टंट्स देखिए, पहली बात ये प्लीज घर पे मत कीजिएगा। कभी आप कोशिश करें कि आप भी कोई मूंछों से गाड़ी खींचने की कोशिश करें या बालों से कुछ खींचने की कोशिश करें, नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे, इदारा जिम्मेदार नहीं है। घर में ट्राई नहीं करना, ये प्रोफेशनल है, ये कर रहे हैं, क्या पता इनकी कितनी प्रैक्टिस होगी कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट एट होम। ट्राई कर ली लेकिन प्रैक्टिस के बाद, ट्रेनिंग के बाद। खैर हमने इन मेहमानों से आपकी मुलाकात करवानी और साथ साथ वंस अगेन रिपीटिंग द मैसेज, इफ यू वांट टू बी लाइक देम आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। गुलाम फारूक साहब ये कहते हैं कि उनके बेटे उजैर फारूक 24 नवंबर को इस शो की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में, और पाकिस्तान सिलेक्शन हो गई है, लेकिन उनको हेल्प चाहिए, दावतनामा उनको मौसूल हो गया है। वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा शो है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर जाने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको चाहिए। उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, कब जाने हैं। गुलाम फारूक और उनके बेटे जो हैं उजैर फारूक, वो हमारे साथ मौजूद है। गुलाम फारूक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आपका टैलेंट है, हमने आपकी वीडियोस जो है वो देखे नहीं है हमारे फारूक में, मैं अभी राब्ता हम कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें अल्लाह करे हो जाए तो हम बात कर लेते हैं उनसे। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एंड आई ऑलवेज फील कि लोग इतनी मजबूत मूछें जिससे लोग गाड़ियां खींचते हैं या बाल कहाँ से लेके आते हैं, कौन सी लोहे की तेल सर पे यूज करते हैं, कौन सी लोहे की एक्सटेंशंस होती हैं। आई सो वांट टू नो। मैंने आज तक बराह रास्त नहीं देखा, टीवी भी देखा है, लेकिन लोग करते हैं। इनका जो टैलेंट है ना वो बड़ा जबरदस्त है। ये छुरी गले पे लगा के और उसके साथ रस्सी बांध के उससे गाड़ी को खींचते हैं। ब्रेक ले लें, बहुत ज्यादा हो रहा है, सुबह सुबह ब्रेक लें, क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद आपकी अब मुलाकात करवा ही देते हैं। गुलाम फारूक ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इनको जो लोग हैं ना वो स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके स्टंट्स जो हैं वो बड़े कमाल है। ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में इनको शिरकत की दावत मिल चुकी है। गुलाम फारूक, आप हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा सबसे पहले तो आपके विजुअल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, जो हमने वीडियोस देखे हैं, जो स्टंट्स आप करते हैं, क्या क्या करते हैं, ज़रा ये भी बताइए। और ये जो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में आप जा रहे हैं, आपने अप्लाई किया था या इन्होंने आपको खुद से अप्रोच किया है, वो क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम फारूक बारूज़ई है। मेरा ताल्लुक सूबे बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से है। सबसे पहले मैं हम न्यूज़ मॉर्निंग शो की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया मुझे अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो ब्रिटिश गॉट टैलेंट शो ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट और बड़ा शो है। ये बहुत कम बंदों को अपने शो में इनवाइट करता है ये ब्रिटिश गॉट टैलेंट शो। इनका एक पूरा टीम है, बाकायदा रिसर्चर है। ये पूरी दुनिया में जो अमेजिंग स्टंट करते हैं, अनबिलीवेबल स्टंट परफॉर्म करते हैं, वो उन बंदों को खोज करते हैं, ढूंढते हैं उन बंदों को, फिर उनसे वो कांटेक्ट कर लेते हैं। कांटेक्ट करने के बाद जो उनके मेयार पे उतरता है, वीडियोस उनके देखते रहते हैं। अगर उनके मेयार पे वो बंदा उतर गया जो अमेजिंग स्टंट करता है, फिर उनको कांटेक्ट करते हैं, इन्विटेशन लेटर बाकायदा भिजवा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इनका ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर आया हुआ है। और मेरे लड़के की बस ये आप कर क्या रहे हैं? ये तलवार आप यहाँ पे रख के और गाड़ी खींच रहे हैं, तो गला काट सकती है ये तो, है ना? शोएब साहब, ये स्टंट है और बहुत ही डेंजरस ये स्टंट है। मेरे अलावा आज तक दुनिया में इस स्टंट को किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया है। और जो गाड़ी में पुल कर रहा हूँ इसके साथ, ये भी बहुत हेवी गाड़ी है, बहुत वजनदार गाड़ी है। इसका मैं बकायदा ट्रेनिंग करता रहता हूँ। तकरीबन 20 साल मुझे हो गया है, मैं दुनिया के अमेजिंग स्टंट करता रहता हूँ। जैसे मैं अपने सर गाड़ी को क्रॉस कर लेता हूँ। इसके अलावा आंखों में लोहे के कुंडे लगा
साथ में वजन उठाता रहता है। मैं चाहता हूं जरा हमें लिस्ट ऑफ स्टंट्स बताइए, वो क्या-क्या करते हैं। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मुझे लगता है कि नाज़रीन को बता देना चाहिए, आपने घर में ट्राई नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना। आप सुन रहे हैं ना, गुलाम फारूक को 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर भी नहीं करना, घर पे भी नहीं। उसके बाद जाकर वो अब ये स्टंट्स परफॉर्म करने के जो है ना, हम कह सकते हैं कि वो माहिर हो चुके हैं। आपने घर में ट्राई नहीं करना है। बताइए गुलाम फारूक, कौन कौन से स्टंट्स जो हैं वो आप कर लेते हैं? इसके अलावा मैं जो ना दांतों की ताकत से हवाई जहाज को पुल करता हूँ। हवाई जहाज पहले हवाई जहाज दांतों की ताकत से पुल। अच्छा, ओके, और बताइए, लिस्ट बताइए, हमें जानना है जरा। से मैं गाड़ी क्रॉस कर लेता हूँ, उसमें 4 बंदे सवार करके। कैसे क्रॉस कर लेते हैं? सॉरी अभी भी। हाँ, सामने जो है ये प्लेटफॉर्म रखते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी चढ़ जाता है, फिर सर के ऊपर चढ़ जाता है, फिर जो है नीचे जो है गाड़ी उतर जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये स्टंट जो मैंने परफॉर्म किया है, सर के ऊपर से गाड़ी क्रॉस कर रहा है, ये मेरे बगैर पूरे वर्ल्ड में आज तक एक बंदा भी नहीं है जिससे अपने सर के ऊपर से गाड़ी क्रॉस किया। गुलाम फारूक सब कैसे कर लेते हैं? लोहे का सर बना हुआ है, लोहा भी आयरन मैन बन गए। इसका जो हम प्रैक्टिस करते थे, पहले अपने सर को हम जो मजबूत बना लेते हैं। जब सब मजबूत बन जाते हैं, इसके बाद ये ट्राई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आप स्ट्रांग नहीं होंगे, जो ना ये आपको नुकसान देगा। गाड़ी खुदा ना खास्ता जिधर से गुजर गया, सर से गुजर गया ना, वो आपको डैमेज करे आपके सर को। बहुत अमेजिंग स्टंट है। कभी करते हुए प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कोई स्टंट करते हुए बहुत शदीद जख्मी हो गए हो, ऐसा कोई वाकया हुआ? होते रहते हैं सर, बहुत से जो ना स्टंट मैंने किए, जो ना मैं जख्मी हो गया हूँ। एक दफा मैं अपने चेस्ट के ऊपर से गाड़ी को क्रॉस कर रहा था, तो उसमें मेरा एक पसली भी टूट गया था जो ना गाड़ी क्रॉस करने में। तो ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही रिस्की गेम है, और पहले भी मैंने बताया कि जो ना प्लीज इसको घर में ट्राई नहीं करना है। मैं इसको क्वालिफाइड हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट। मतलब हम जो है ना, जब अपने तौर पे सोचते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि हर उल्टे काम या मुश्किल काम से बचना कैसे है। आप जब बैठते हैं सोचते रहते हैं कि मुश्किल तरीन काम करना कैसे। ओह माय गॉड, ऐसा ही है। बहुत ही जबरदस्त। उज़ैर के बारे में बताइए, आपका जो बेटा है वो कौन कौन से स्टंट्स कर लेता है, और आप जब आप जाएंगे इंशाल्लाह ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट पे, वहाँ के लिए आपने कोई तैयार कर लिया कि वहाँ पे जाकर आपने कौन कौन से स्टंट्स जहाज गुजारेंगे? जहाज तो लेके नहीं जा सकते। मैं एक्सट्रीम सोच रहा हूँ आपके क्या करेंगे। जी भाई, चांद से छलांग लगाएंगे, क्या करेंगे बताइए। जी जी, शोब साहब, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें खास पजीराई नहीं है। अभी तक हमारा वीजे का भी इशू चल रहा है, और हमारे रिटर्न टिकट्स है उनका भी कोई बंदोबस्ती नहीं है, और टाइम भी हमारे पास बहुत ही कम बच गया है। सबसे पहले गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो ना हमें वीजे का हमारा इशू जो ना हल करे, और रिटर्न टिकट वगैरह का हमारा जो ना मसला हल करे, ताकि हम ब्रिटिश गॉट टैलेंट शो में जो ना पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को पूरी दुनिया में ले रहा है, और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान और स्पेशली टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपने कह दिया और ये सुन लिया हमारे इस शो के थ्रू, जो है ना, जो कंसर्निंग लोग हैं, आई होप उन तक भी ये बात पहुंच चुकी हो। हम एक मरतबा फिर से आपके बिहाफ पे अपील कर देते हैं कि इतने बड़े शो में इनको खुद से दावत मिली है, इन्विटेशन मिला जाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे वहां पर जाकर, तो इनको सपोर्ट करना जो है बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान में इदारे भी हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सो प्राउड ऑफ यू, एंड प्लीज अपना ख्याल रखिए यार, बहुत डरा दिया। बाहर वाला बहुत डेंजरस है, गाड़ी रुक जाए, कहीं ब्रेक फंस जाए, बंदा तो गया। तो वी सो वांट कि ऐसा ना हो। अल्लाह आपको महफूज रखे। वंस अगेन घर पे कोशिश नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत अहम मौजू है, हमारे दिल के बहुत करीब है, रियल लाइफ हीरोज की बात कर लेते हैं, बहुत हसास भी है। हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर की। हमारा टूट अंग है, हमारी शहरग है। कायद आज़म ने कहा था पूरे खित्ते के लिए बहुत अहमियत है, और ये वो खित्ता है, ख़ास तौर पे कश्मीर का वो मसला है जिसकी वजह से एक वक्त में पूरी दुनिया एक कहना चाहिए कि एक जंग की जानिब जा रही थी और उसकी मुतामिल नहीं हो सकती थी। इस वक्त हमारे साथ मिशाल मलिक साहिबा मौजूद हैं। शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं, खुद भी बड़ी वोकल हैं कश्मीर के मसले को लेकर, और इस वक्त वो तिहाड़ जेल में बहुत ही मखदूश हालत में। यासीन मलिक साहब बहुत ही ज़बरदस्त कुर्बानी दे रहे हैं, क्या बात है। और उन्होंने ये भी कहा गया है कि भूख हड़ताल जो है वो भी शुरू कर दिया, और की हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। हम मिशाल मलिक साहिबा जो हैं उन्हीं से इस बारे में बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं यासीन मलिक साहब की। मिशाल साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि यासीन मलिक साहब जो हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? हमारे तक जो इत्तलात पहुँची थी वो ये थी कि वो भूख हड़ताल पर हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उनको कोई सहूलियात नहीं दी जा रही, कोई इलाज नहीं हो रहा उनका। जी, ये 5.5 years हो गए हैं उनके अरेस्ट को, और इनको 2019 में अरेस्ट किया गया था, वो भी 22 फरवरी को। तो तब से उनको पहले जम्मू जेल में ट्रांसफ़र किया गया, फिर वहाँ से इनको मई के महीने में तिहाड़ जेल, और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैद तन्हाई में एक डेथ सेल में
5x7 फीट का डेथ सेल है, ओपन टॉयलेट है, और उनको कोई लीगल काउंसिल एक्सेस नहीं दी गई इतने सालों से। और उनकी ऑलरेडी पहले से उनकी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जो इसके अंदर उनकी हार्ट का एक बहुत सीरियस इशू है, उनका मेटालिक हार्ट वाल्व है, वो भी इसे उनकी हेल्थ इश्यूज हैं ओवर द इयर्स, क्योंकि इतने सालों से वो कैदों में रहे हैं और उनको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया है पास्ट में भी और अब भी। और अब हालत ये है कि इतने वीक हो गए हैं और उनको जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो भी नहीं दी जा रही हैं, और उनकी जो उनके प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो उनसे मिल सकें। और उनको पिछले काफ़ी अरसे से जो है हम लोग जो उनकी खबर आती है कि उनको जो उनकी डिमांड थी कि उनको फिजिकली प्रोड्यूस किया जाए या वो अपना खुद जो केस है वो उसको फाइट कर सकें, तो उनको इजाजत नहीं दी गई। इतने इनजस्टिसेस हैं कि इट कैन गो ऑन एंड ऑन। तो इसीलिए आपने ये फैसला किया कि आप राहुल गांधी साहब को खत लिखेंगे। मिशाल साहिबा, आपने उनको खत लिखा है और ये भी कहा है कि यासीन मलिक साहब जो हैं उनकी रिहाई के लिए या फिर लीगल काउंसिल के लिए कोई हेल्प दी जाए। तो खत में लिखा क्या है, ये बताएंगी, क्या बातचीत हुई? खत में बहुत से फैक्टर्स इसके अंदर आए हैं, जिसके अंदर सबसे मेन चीज जो है कि एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये उनका चाहे जितना भी बिटर हो ट्रूथ, उनको चाहे जितना ही पॉलिटिकली डिसएडवांटेज हो फॉर एन इंडियन पॉलिटिशियन जब कश्मीर का मामला आता है, मगर हिस्ट्री से तो नहीं हम लोग निगेट कर सकते जो 1994 के अंदर के मैंने वाक़ये लिखे हैं, जब मुसल्ला जद्दोजहद यासीन साहब ने स्टार्ट की थी कश्मीर आज़ादी की तहरीक की, और फिर जब वो जेल में थे उनको यूके, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक मिशंस ने आके कन्विंस किया था, और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने और इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, और उसके अंदर मैंने नाम भी लिखे हैं जिसमें एम्बेसडर कुलदीप नैयर थे, फिर उसके बाद राजेश पायलट उस ज़माने के होम मिनिस्टर थे, फिर उस ज़माने के गवर्नर यूपी, फिर उस ज़माने के गवर्नर आंध्र प्रदेश, और फिर वजाहत हबीबुल्ला और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत से हाई पावर्ड और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उनको कन्विंस किया कि अगर कश्मीरी कौम जो है वो गांधी की तरह और जिना की तरह अगर अपनी तहरीक को पुरअमन तरीके में चलाएगी तो दुनिया सुनेगी। और दूसरा मिसाल ये भी है कि गांधी भी थे जो ग्रैंडसन थे गांधी के। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ की प्रॉमिसेस किए गए यासीन साहब के साथ कि इस तहरीक को जो है दुनिया के अंदर और भी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मगर आज मेरे पास टाइम कम है, मैं एक सवाल आपके पास आर्टिकल 370 एंड 35 ए दो कि हम तो उसको मानते नहीं हैं, हम तो एक स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हम इस चीज़ को मानते हैं, मकबूजा इलाका है, लेकिन इंडिया ने अपने तौर पे जो आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में था उसको भी रिवोक किया इन 2019 और फिर एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दी और उसके अंदर कई कश्मीरी इस वक्त कैद है और फिर वो वहाँ पे जो एक आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश है वो भी जारी है। अब कुछ चूँकि वहाँ पे असेंबली और वो तब्दीली भी आई है, एक करारदाद भी मंजूर हुई, आप इसको कैसे देख रही हैं? क्या ये सिग्निफिकेंट है, इसकी कोई अहमियत है? ये कर तो रहे हैं मगर इधर टूथलेस पार्लियामेंट, एक सारा रूल्स जो सारी अथॉरिटी है वो तो गवर्नर के पास है और बीजेपी जो है वो सेंटर के अंदर भी है और उनके तो मैनिफेस्टो के अंदर था। तो अभी काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अभी भी जो फुटेजेस वहाँ की आ रही हैं कि वहाँ के जो एमएलएज हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि भी जो कल जो आई थी रेजोल्यूशन वो ठीक नहीं आई है, हम एक और लाएंगे नई आर्टिकल 370 और 35A की एप्लीकेशन। मगर दिस इज जंगल लॉ, जो कुछ भी इस वक्त लीगली अगर देखा जाए डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस लाना इज कम्प्लीटली इलीगल। आज़ाद कश्मीर में कोई पाकिस्तानी जो है वो जमीन नहीं खरीद सकता, ना उनका वोटर राइट है, उनकी प्रोटेक्ट की गई है डेमोक्रेसी जब तक प्लेबिसिट नहीं होगा, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट तभी है इस पूरे के पूरे जो सबसे पुराना यूनाइटेड नेशंस का मसला है। और बड़ा सिस्टमैटिकली जो है ना वहाँ पे आबादी का 6 दिन हो गए, जी 6 दिन हो गए उनकी भूख हड़ताल को, जी 6 दिन हो गए उनकी भूख हड़ताल को और उनकी हमें कोई खबर नहीं है। विशाल, एक तो आप यासीन साहब की सेहत के हवाले से बात कर रही हैं और आपने कहा कि आप अपने तौर पे जो एफर्ट्स कर रही हैं डेफिनेटली वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन अब तक मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी मिसाल न सिर्फ यासीन मलिक साहब के हवाले से बल्कि किसी हवाले से नहीं मिलती कि ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा पासदारी की गई हो। तो आपको फिर क्या होप्स हैं, राहुल गांधी से क्या होप्स हैं कि हाउ कैन ही डू इट? आई मीन कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि यासीन साहब को हेल्प हो, कम से कम बुनियादी सेहत की सहूलियात तो मिले उनको? देखिए, हम लोगों को कोई होप की बात नहीं है, ये जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो मैं दुनिया के सामने भी लेकर आई हूँ
और ये इन्होंने खुद कमिटमेंट्स की थी कश्मीरी कौम के साथ कि उनकी जो पुरअमन जद्दोजहद है वो उसको सुना जाएगा और इंटरनेशनली भी सुना जाएगा। तो वो जो प्लेजेस थे, जो 35 ईयर ओल्ड पुराने फैब्रिकेटेड चार्जेस जो प्री सीज फायर एरा के थे, उनको खोला गया रीओपन करके एनआईए की तरफ से, और अब उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है उन प्री सीज फायर एरा के फैब्रिकेटेड चार्जेस। इनका तो टाइम बार भी हो गया है कब का। और दूसरी बात इसमें ये बताइए कि कांग्रेस के भी लोग थे, स्टेट के भी थे, और 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इंगेज किया यासीन साहब को और हुर्रियत के रहनुमाओं को। तो फिर वो उन 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया को भी दहशतगर्द कह दिया जाए, अगर हुर्रियत को दहशतगर्द कहा जा रहा है और उनकी सारी लीडरशिप को कहा जा रहा है। हमने गिलानी साहब को खो दिया है, वो शहीद हो गए ड्यूरिंग इनकार्सरेशन। उसी तरह उनकी जो डेड बॉडी थी उसकी जो बेहुरमती की गई और उनकी कोई नहीं जा सकता उनकी जो वहाँ पे अपनी फातिहा पढ़ने के लिए भी आखिरी रसूमात नहीं हुई। उसी तरह अशरफ सहराई साहब को, ये सारे मैं वो बता रही हूँ वाकयात 5 अगस्त के बाद जो टारगेटिंग जो और भी ज्यादा की गई है हमारी लीडरशिप की। अशरफ सहराई साहब हुर्रियत के रहनुमा, उनको जहर दिया गया जम्मू जेल के अंदर। तो ये इस वक्त आसिया अंद्राबी साहिबा तिहार के अंदर हैं, शबीर शाह साहब हैं और भी बहुत से हमारी लीडरशिप है, जो मुसरत आलम साहब। तो ये सारी लीडरशिप को एलिमिनेट किया जा रहा है। हजारों की तादाद में कश्मीरी जो है हिंदुस्तान की जेलों के अंदर है। इंडिया के अंदर भी अगर आप देख लें जिस तरह माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, और खुद राहुल गांधी हर जगह अपनी जलसों के अंदर कह रहे होते हैं कि भी नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और जब वो कश्मीर गए तो उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, इस एब्रिगेशन को, आर्टिकल 370 और 35A की, और पब्लिकली कहा हुआ है। और दूसरी बात की है कि मैं आई डोंट लाइक कश्मीरीज, आई लव देम। तो दिस इज टू रिमाइंड हिम, हम ये नहीं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी अल्लाह से हैं। जान यासीन साहब की अल्लाह ने बचानी है, वो इनके आगे कभी भी नहीं भीख मांगे, ना किसी के आगे अपनी जिंदगी के लिए, बल्कि उनका यही फिलॉसफी है कि जान आवाज उठाना तो आपका हक भी है, और हम देख भी रहे हैं कि आप उठा भी रही हैं आवाज। मिशाल, पाकिस्तानी जो है हम लोग भी उठा रहे हैं। ये बताइए कि इंटरनेशनली हो क्या सकता है, क्योंकि भारत में अब आपने राहुल गांधी साहब को भी खत लिख दिया। इंटरनेशनल जो बड़े इदारे हैं, आलमी इदारे, उनसे आपकी क्या अपील है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर भी आवाज उठाता रहा है। जी बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस के भी सेक्रेटरी जनरल को भी मैंने लेटर लिखा है। अभी हम लोग कल यूएन के ऑफिस में भी गए थे इस्लामाबाद के अंदर। हमारी बच्ची जो 12 ईयर ओल्ड बच्ची है, उसने भी लेटर लिखा है यूएन सेक्रेटरी जनरल को, हैंड रिटन, कि मेरे फादर को सेव करें। और जितने भी जिनीवा कन्वेंशन खास तौर पे ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स हैं, उनका सिग्नेटरी है इंडिया, और चाहे कोई भी प्रिजनर हो, मगर ये तो बेसिक उनका राइट है। जो मैंने इस राहुल गांधी को भी जो लेटर इनको लिखा है, कहा है कि इसके ऊपर इनिशिएट कराई जाए डिबेट अपने पार्लियामेंट के अंदर, कि चाहे कोई भी प्रिजनर हो, उसका फंडामेंटल राइट ये तो है कि उसको मेडिकल केयर दी जाए, उसको उसका एक फेयर ट्रायल किया जाए। मगर हम लोगों को, हमने देखा है कि इंडियन जुडिशरी हमेशा से कंप्लिसिट रही है। इंडियन पब्लिक को भी देख लें कि जो सिविल सोसाइटी है उसका भी कोई एक्टिव रोल अब नहीं रहा। क्योंकि आप बहुत वोकल वॉइस हैं, आप नुमाइंदा आवाज है कश्मीरियों की, मोदी से डरते हैं। कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने हैं। आप एक्सपेक्ट करती हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर, चूंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सभी बड़े इदारों पे, अपना रोल प्ले करें कश्मीर के मसले के लिए, इंडिया को अंडर प्रेशर लाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो 370 जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, इसकी दोबारा बहाली के लिए आप अपील करते हैं? जी, परमानेंट 5 कंट्रीज को भी मैंने लेटर्स लिखे हैं, और मैं तो 85 डिप्लोमेटिक कंट्रीज को लिखे थे अभी लास्ट मंथ जो वहाँ फासिकल इलेक्शंस हुए हैं। अभी भी जो यासीन साहब का मैटर है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, मैं सबको लेटर्स लिख रही हूँ, परमानेंट 5 कंट्रीज के अलावा OIC की, मुस्लिम उम्मा, और जो ट्रंप क्योंकि उस वक्त तक इलेक्ट नहीं हुए थे, अभी 2 दिन पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो अब मैं उनका भी लेटर ड्राफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से, जब वो पावर में थे, उन्होंने कहा था मैं मीडिएशन करूंगा, मगर उन्हीं के दौर में 5 अगस्त का जो वाकया हुआ, जो ब्लैक डे था, जब कश्मीरियों को रेफ्यूजी और स्टेटलेस बना दिया गया, तो मैं उनको रिवाइंड करूंगी कि वो जो मुबारक के साथ की कश्मीरी कौम पूछ रही है कि वो मीडिएशन कहाँ गई और क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं फॉर ग्लोबल पीस। और जो सबसे बड़ा आई थिंक मसला है वो कश्मीर और पैलेस्टाइन के। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपके शौहर के साथ, अल्लाह करे वो जल्द से अताब हों, वापस आएं, आप लोग इकट्ठे हों, आपकी फैमिली का रीयूनियन हो, बिकॉज वी सी हाउ मच सफ़र यू हैव, यू नो हाउ सफरिंग्स वो गोइंग ऑन, और कैसे आप सफ़र करी थी, आपकी फैमिली भी। तो आई बिलीव कि ऐसा हो कि वो वापस आएँ और दोबारा से फैमिली रीयूनियन भी हो, और फिर वो अपने तरीके से पॉलिटिक्स करें। बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। अब थोड़ा सा एक मरतबा फिर से जिक्र कर लेते हैं अमरीकी इंतखाबात का। कमला हैरिस ने अमरीकी इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने फ़ोन भी किया डोनाल्ड ट्रंप को और उन्हें मुबारकबाद पेश की। जज्बाती भी हो गई, कहा हमारी जिद्दोजहद जो है अमरीका की बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। और कमला हैरिस की तकरीर के दौरान कई शुरका भी आपदीदा हो गए। हिलरी क्लिंटन वाले सीन दोबारा से रिपीट हुए, लेकिन इस बार उनका जरा आपदीदा फील हो रहा था आपको 2016 का। हाँ, लेकिन आपदीदा होना कम इसलिए बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ इलेक्टोरल वोट जीते हैं बल्कि पॉपुलर वोट भी जीते हैं। और ये शायद अमेरिका की 100 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो पॉपुलर वोट है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में गया है। वो हाउस ऑफ कॉमन्स भी जीत गए हैं, वो सेनेट भी जीत गए हैं, वो लोकल इलेक्शंस भी जीत गए हैं। इतने ज्यादा पावरफुल सदर के तौर पे सामने आए हैं। और ये हालत जब वही आपको मैं 100 साल पहले की एग्जांपल दे रहा हूँ दोबारा से जब हो रही है तो आई एम लिटरली अफ्रेड कि क्या होगा। अब तो जजेस भी अपने सब कुछ अपना क्या कैसे होगा। खैर, हमने कल आपको रिजल्ट्स बताए, लम्हा व लम्हा आगा रखा। आज भी हमने कहा जरा एक फॉलोअप ले लेते हैं कि अब दुनिया किस तरफ जा रही है। व्हाट इज पोस्ट ट्रम्प फिनोमिनन, दुनिया को क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ स्टेट्स में जो उनकी कामयाबी है वो ये बता रही है हाँ कि लोगों ने उनको बहुत भी पॉपुलर वोट बहुत पड़ा है ट्रम्प को और हर फैक्टर ही उनके हक में। एंड व्हाई ये चेंज क्यों हुआ है? लाइक अगर हम कुछ साल पहले से और अब की बात करें तो क्या एक आम अमेरिकी की सोच तब्दील हुई है? डेफिनेटली उन्होंने इम्पैक्ट किया ना। एक बात और है कि वो जो 100 साल पहले तब्दीली हुई थी ना, उसके बाद अमेरिका के हालात बहुत बुरे हुए थे। उस वक्त भी अमेरिका जंगों में था, निकला था और ये फैसला अमेरिकन ने किया था और फिर इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया था। अब भी सूरत हाल, लेकिन एक चीज का क्रेडिट दिया जा सकता है कमला को कि उनके पास वक्त बहुत कम था अपनी कैंपेन करने के लिए, 2 से 2.5 महीने थे। लेकिन फिर भी इतना भी बुरा नहीं हारी है। वैसे ट्रम्प ज्यादा अच्छा जीते हैं, लेकिन कमला जो है ना उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा जो है परफॉर्म किया है अपनी कैंपेन के अंदर। तो इसके ऊपर हम एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, फॉरेन सेक्रेटरी फॉर्मर हैं और उसके साथ साथ जो डिप्लोमेसी के मामलात हैं उनको बड़ा अच्छा समझते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज को भी हेड कर रहे हैं। उनसे जरा इस बारे में भी पूछेंगे और वो इम्पैक्ट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे साथ साथ बताते चले इंक्लूडिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दुनिया भर की जो लीडरशिप है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों ने टेलीफोन करके मुबारकबाद दी है। और ये जो टेलीफोन कमला ने ट्रंप को किया, आई विश कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी जो इलेक्ट हो उसको कोई हारने वाला फोन करे और कहे कि आपको मुबारक हो। काश ऐसा हम भी देखें। जौहर साहब वेलकम टू सबसे आगे। आप कैसे? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। कैसा आपको लगा रिजल्ट? आपके लिए एक्सपेक्टेड था ये? हाँ जी, मैं तो इससे पहले आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू जो काफ़ी टीवी चैनल्स पे ये कह चुका था कि ट्रंप जीत रहे हैं और कमला जो अगर यहाँ से वो जीतती हैं तो बहुत बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि वो मोमेंटम जो था वो ट्रंप के पास ही था। फिर इसमें मैं ये बताता चलूँ कि ये जो वोट्स पड़े हैं ट्रंप को, एक्चुअली अभी तक जो ट्रंप को वोट पड़े हैं वो पिछले बार के मुकाबले में कम है। इस बार अभी उनको कोई 71 मिलियन वोट्स पड़े हैं और पिछली बार उनको कोई 75-76 थे। अभी कुछ वोट्स आने हैं, वो पोस्टल बैलेट से लेट काउंट होते हैं, पर स्टिल मेरे ख्याल वो कम होंगे। हुआ ये है कि बाइडेन को 81 मिलियन वोट्स पड़े थे और उसके मुकाबले में कमला को 66 मिलियन पड़े हैं। कुछ और आएंगे भी, 2-3 मिलियन ऐड हो जाएंगे पोस्टल बैलेट्स के। लेकिन हुआ ये कि जो डेमोक्रेट्स हैं, क्योंकि वो मायूस थे और कुछ नाराज भी थे उनसे, जिस तरह गजा की पॉलिसी पे उनसे नाराज थे लोग, फिर और भी उनके लोगों में उस तरह का वो मोटिवेट नहीं कर सकी अपने जो डेमोक्रेटिक जो है ना सपोर्टर्स को, तो उसकी वजह से उनके वो कहते हैं ना दे जस्ट स्टूड आउट, तो उसमें नहीं आए। एक होना लाइटर नोट में कहता चलूं कि वो आपने गलती से हाउस ऑफ कॉमन्स कह दिया था, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसमें लेकिन इस पर अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने सेनेट भी जीता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने साथ ही साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी, और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उनकी मेजोरिटी है पहले ही है। तो इस वक्त इसलिए वो बहुत ही ताकतवर प्रेसिडेंट है। और 26 नवंबर बहुत तंग नहीं करने वाला उनको, इसका मतलब जी कन्विक्शन को लेकर। तो जौहर साहब ये बताइए, ये जो ट्रंप की पॉलिसी थी, उन्होंने कैंपेन चलाई, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में हो, इन्फ्लेशन के बारे में हो या फिर फॉरेन पॉलिसी के बारे में हो, क्या ये उनकी कैंपेन या उनके मैसेजेस या उनके वादे आम अमरीकियों के साथ बहुत रेजोनेट किए, या फिर हम ये कहें, ये समझे कि डेमोक्रेट से बहुत ज़्यादा नाराज थे इसलिए वो रिपब्लिकन्स की तरफ आ गए अमरीकी? जी बिल्कुल। देखिए इश्यूज जो थे ना इन इलेक्शंस में, वो क्या थे जो सबसे अहम इश्यूज हैं, बिकॉज जो अमेरिकन पब्लिक है उनको सिवाय मुसलमानों के और अरब अमेरिकन को या थोड़े से जो यंग लोग थे, उनके अलावा उनको फॉरेन पॉलिसी से इतना इंटरेस्ट तो होता नहीं है। और वो भी जो था जिनको, वो भी गजा के हवाले से था, उनके इश्यूज क्या थे? उनके इश्यूज थे इकोनॉमी, वो जो हमेशा ही होता है, वो अमेरिकन सेइंग है ना बड़ी मशहूर के, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। तो वो बेसिकली एक तो इकोनॉमी सबसे बड़ा था और दूसरा इमिग्रेशन बहुत बड़ा इशू था, उसके बाद हेल्थ केयर था, फिर अबॉर्शन वगैरह भी, जो रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन जिसको वो कहते हैं। लेकिन वो उसमें कमला को थोड़ा एज था,
तो उनका ख्याल था कि उसमें बहुत ज्यादा वोट वो ले लेंगी, उतने उनको वोट खवातीन से नहीं मिले। लेकिन रिलीजियस सेक्टर ने तो ट्रम्प की तरफ चले गए ना, स्पेशली एबॉर्शन वाले मामले को लेकर। बिल्कुल, इवेंजेलिस्ट्स हैं अमेरिका में और जो कंजर्वेटिव्स हैं सारे, उन्होंने उनका साथ दिया। जो ट्रम्प ने बड़ा अच्छा, जो उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया इशू सबसे ज्यादा, वो इमिग्रेशन का था। क्योंकि हुआ ये कि पिछली जो इनकी प्रेसिडेंसी है बाइडेन की और कमला की वाइस प्रेसिडेंसी, उसमें कोई जो है ना 10 मिलियन के करीब वो कहते हैं कि 1 करोड़ ऑलमोस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स क्रॉस ओवर करके आए मेक्सिको के बॉर्डर से। और सिर्फ मेक्सिकन्स नहीं थे, वो सारे साउथ अमेरिका से और सेंट्रल अमेरिका से आए थे। उसकी वजह से अमेरिका के कई बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा वो होमलेस लोग जमा हो गए थे। वही सारे जो लोग आए हैं, उनकी क्राइम्स बढ़ गए थे, उनकी वजह से सोशल सिक्योरिटी जो उनका सिस्टम है उस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था। बहुत हाइपोथेटिकल, बहुत अनयूजुअल वादे नहीं कर बैठे, ये तो नियर टू इम्पॉसिबल है ये सब कुछ करना जो वादे उन्होंने कर दिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा पॉइंट है। बिकॉज ट्रम्प ने ये कहा कि जी मैं इन सबको डिपोर्ट कर दूंगा। अब ये नामुमकिन है लिटरली 1 करोड़ लोगों को डिपोर्ट करना। हाँ, लेकिन वो ये क्या करेंगे, और ये ट्रम्प की आदत है कि जो उन्होंने वादे किए होते हैं, जब ये पहली बार भी सदर बने थे तो उसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली पूरा कर देते बनाएंगे। एग्जैक्टली, तो मे बी शुरू में 1 लाख 2 लाख लोगों को वो डिपोर्ट वाकई कर देंगे, तो उससे एकदम वो लोगों को कह सकेंगे कि देखें जी मैंने किया। दूसरा, वो एक दीवार जो बनाने की बात उन्होंने की थी, वो जो वॉल ऑन द बॉर्डर है वो करेंगे। वहाँ पे बॉर्डर फोर्स जो है वो काफी ज्यादा कर देंगे, मे बी वहाँ पे फौज भेज देंगे। इस तरह के जो है ना, वो हेडलाइंस में रहना उनको आता है, वो ट्वीट भी करके आ जाते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जिस चीज को हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया इकोनॉमी के बाद, वो ये जो अरबिक या मिडिल ईस्ट की सिचुएशन थी एंड देन गल्फ वॉर जो थी, इसको लेकर हमें मालूम है, खबरें भी आई कि फ्लोरिडा के अंदर उनकी बेंजामिन नेतन्याहू से एक मुलाकात हुई जिसमें सीक्रेटली सम इट वाज डिसाइडेड कि आई एम गोना सपोर्ट यू, यू गोना सपोर्ट मी, और अगले 4 साल शायद पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत अच्छे ना हो। फिर लोग इब्राहिम एकॉर्ड की बात करते हैं, उसके अंदर भी ऐसा कोई रोड मैप पैलेस्टीनियंस के लिए नहीं है, वो ट्रेड कॉरिडोर के लिए है। तो कैन वी से दैट कि कुछ अच्छा होगा ट्रंप के आने के बाद उनके लिए? जी, आपने ये सही कहा कि बिल्कुल इब्राहिम एकॉर्ड जो उन्होंने किए थे वो कोई फ़लस्तीनियों के हक में नहीं थे, क्योंकि उसमें फ़लस्तीन की जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी कोई बात नहीं थी। Indeed. उसमें सिर्फ ये था कि जी जो अरब मुल्कों के साथ इनके ताल्लुकात इजराइल के उनको नॉर्मलाइज किया जाए। पैलेस्टीनियंस हैं ही नहीं, अरब ममालिक हैं। और एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, वो उनमें से एक्सक्लूड हो गए थे। और बल्कि कुछ एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि उसी की वजह से वो इतने डेस्परेट हो गए कि उन्होंने फिर कुछ डेस्परेट एक्ट्स किए, और जिसका नतीजा फिर वो बड़ा जो है ना सबके लिए ही बहुत मुश्किल निकला। लेकिन जो बाइडन थे ऑन द अदर हैंड, वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक आइडिया पेश किया था द ग्रैंड रिकंसिलिएशन, जिसमें उन्होंने सऊदीज को और बाकियों को कहा था कि आपके हम नॉर्मलाइज कराते हैं ताल्लुकात, लेकिन साथ ही साथ जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो उन्होंने कहा था अ पाथ टू स्टेटहुड की बात की थी। ट्रंप से इस तरह की उम्मीद नहीं, बिकॉज इनके जो ताल्लुकात हैं, देखिए इनके दामाद जो है, आपको याद होगा जेरेड कुशनर जो है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनके 2 दामाद हैं, एक जेरेड कुशनर हैं जो जूइश हैं और एक अरब है, और एक अरब हैं, वो उनका नाम है माइकल बोलस। जो माइकल बोलस है वो टिफनी के हस्बैंड है। वो जो है वो बेसिकली उनके फ़लस्तीनियंस के साथ उन फैमिली के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हो सकता है ये एक कोशिश करें, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा जो झुकाव है वो इजराइलीज की तरफ ही होगा। वो अमेरिकन का जनरली भी होता है, लेकिन ट्रंप का डेमोक्रेट से भी ज्यादा है। लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना जौहर साहब के अपनी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने, इससे पहले जब वो प्रेसिडेंट भी थे, अपनी कैंपेन्स की तो बहुत ही वोकल थे इसराइल को लेकर। इस मर्तबा उनके कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इजराइल को ये मैसेज दूंगा कि जब तक मैं बन रहा हूँ प्रेसिडेंट, उससे पहले आप ये जंग जो है वो ख़त्म कर दें। देन अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि अगर मैं होता तो ये जंग ही नहीं होती, अगर मैं प्रेसिडेंट होता। तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा तो है कि वो इस तरह से ओपनली इसराइल को, ठीक है उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है इस सेंटिमेंट को अमरीकियों के, लेकिन ओपनली वो इस चीज़ को नहीं कर सकते जब तक वो प्रेसिडेंट बन नहीं जाते। अब हम कुछ चेंज देखेंगे उनके स्टांस के अंदर? जी बिल्कुल, और जब उन्होंने ये कहा तो ये ज़ाहिर एक स्मार्ट बात थी कि आपने जो भी करना है मेरे से। और एक बार उन्होंने कहा, ये उनकी बड़ी मशहूर एक बात हुई थी, उन्होंने कहा उसको कि जो भी आपने करना है करें, मतलब जितना भी आपने इनको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है ले लें, लेकिन जल्दी करें इसको। उनका मतलब है कि मेरी प्रेसिडेंसी से पहले आप कर लें ये। वैसे भी इजराइलीज ने वहाँ पे जो करना था ज्यादातर वो कर चुके हैं, तो अब वो बहुत थोड़ा है। लेकिन ये वॉर फैल भी तो गई है ना, लेबनान एंड देन ईरान, देन दीगर जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, वो भी ये आपने सही कहा कि बिल्कुल। देखें लेबनान में जो हो रहा है ना, वहाँ पे भी इजराइलीज ने अपने जो मकासद हासिल करने थे काफी सारे उसमें कर लिए ऑलरेडी। देखें उन्होंने लीडरशिप तो सारी उन्होंने वाइप आउट कर दी है, बेशक वो हसन नसरुल्लाह हों या इस्माइल हानिया हों या सिनवार हों या मोहम्मद दाइफ हों। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग लीडरशिप भी उन्होंने वाइप आउट कर दी है ना, एलिमिनेट कर दी है। तो उसमें बेसिकली अब होगा ये कि इनके आने से पहले, बिकॉज ये आपको पता है ना, जनवरी 20 को ये शुरू करेंगे प्रेसिडेंसी, तो ये 2 महीने का अरसा होता है, 2-2.5 महीने का।
उसमें इजरायलीज को ये कहेंगे कि तुमने जो भी करना है वो कर लो, लेकिन जब मैं आऊँगा तो उस वक्त ये बेसिकली ना सीज़फायर हो जाना चाहिए। जहाँ पे हम यहाँ पे कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर कि नूरा कुश्ती सामने आप लड़ते रहे। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ये जो अब ट्रंप आए हैं, वैसे तो पहले भी रह चुके हैं, उस टाइम पर और इस टाइम पर जो पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात होंगे उसमें कोई फ़र्क देख रहे हैं आप? जी ये बड़ा दिलचस्प है कि जब भी रिपब्लिकन्स इन पावर होते हैं अमेरिका में तो पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से थोड़े बेहतर रहे हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर पहले जब रेगन थे या बुश थे, अच्छा उससे पहले भी अगर हम देखें आइजनहावर के टाइम पे, निक्सन के टाइम पे, तो ये हमेशा ये इत्तेफाक है कि डेमोक्रेट्स के टाइम पे अक्सर मुश्किलात होती रही हैं। लास्ट जब डेमोक्रेट्स इन पावर रहे हैं तो ओबामा के साथ भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। डेमोक्रेट्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वॉर्स जनरली, क्योंकि हम शायद इतने डेमोक्रेट नहीं हैं इसलिए डेमोक्रेट्स जनरली थोड़े से इंडिया की तरफ ज्यादा होते थे। लेकिन देखें अब वो मंजरनामा बदल गया है। मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। वो तब्दीली है कि अब इंडिया की अटेंशन जो है और उनके जो ताल्लुकात हैं इस खत्ते में और जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो अलाय कर गए इंडिया के साथ। और उसकी वजह आपने वो ज़ाहिर है वो जो आपने सुनते होंगे जो है ना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इंडिया की, अमेरिका की, या उनका पिवट टू एशिया, वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। अच्छा, आप एक बड़ा अहम सवाल है इसमें, यू बीन द फॉरेन सेक्रेटरी, आप बहुत क्लोजली आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर से आपकी या फॉरेन मिनिस्टर से डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन भी होती है इस पोर्टफोलियो पे रहते हुए। ऐसा होता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर ज़ाती तौर पे क्लेम करे और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो कि मेरे फलां प्रेसिडेंट से, हेड ऑफ स्टेट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इम्पैक्ट करे उसकी करंट पॉलिटिकल स्टैंडिंग या सिचुएशन को? मैं तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, कल बानी तहरीक इंसाफ की एक स्टेटमेंट आई है कि मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनसे रब्ता रहा है। कैन इट हेल्प हिम समहाउ टू गेट आउट ऑफ हिज? देखिए पॉलिटिक्स में जो इस तरह के इंटरस्टेट रिलेशंस होते हैं उसमें पर्सनल ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा मैटर तो नहीं करते। एक पर्सनल रेपो जिसको कहते हैं ना टाइम्स, लेकिन वो भी उस वक्त मैटर करती है जब आप इक़्तिदार में होते हैं, उस वक्त ज़्यादा मैटर कर। अच्छा, ट्रंप जो है ना वो बहुत ही एक प्रैग्मेटिक किस्म का आदमी है। वो उसके आप सारे हिस्ट्री देख लें तो अच्छा, एंड देन ही इज़ प्रोन टू स्पीकिंग बिग, बट वो जो एक्शंस लेते हैं ना उसके वो उस तरह के नहीं होते। वो सो ट्रम्प से बरसते नहीं है ज्यादा उम्मीद नहीं होगा। गरजते हैं जो बरसते वाली आपने बात की है ना, बिल्कुल वो जो है ना ट्रम्प पे वो पूरी उतरती है। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे तरीके से, और भी कई एंगल्स हैं इसके, इस पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन ओबियसली टाइम कम है तो हम आगे बढ़ेंगे। ब्रेक लेनी है, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, मजीद मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब वक्त है हमारे शो के अंदर कुछ मौसीकी का तड़का लगाने का। थोड़ा म्यूजिक भी होना चाहिए ताकि आगाज जो है दिन का वो और भी अच्छा हो जाए। और इसके तड़का इसलिए कहते हैं कि बाकी सारी बातें तो हम कर रहे हैं, थोड़ी उबाली भी तो हो सकती है। उबाली बहरहाल जी, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके सामने अच्छे अच्छे टैलेंट को लेकर आएँ और उभरते हुए जो लोग होते हैं, उभरते हुआ टैलेंट जो होता है वो हमारा फोकस होता है। तो आज हमारे साथ उभरते हुए गुलकार एहसन मलिक मौजूद है, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना नाम भी बनाया है और अपनी शोहरत की वजह से काफ़ी मकबूल भी हो गए। आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। शोहरत तो अभी खैर एक लंबा सफ़र बाकी है एहसन का, आई बिलीव, लेकिन चूंकि टैलेंटेड बहुत है और आप इस सेगमेंट को कतई तौर पर ऐसे ना लीजिएगा कि हम कोई सेलिब्रिटी सिंगर से आपको मिलवाते हैं। हमारा काम है बहुत अच्छी आवाज़ों से आपका तारुफ कराना, फिर आपका काम है उनको सपोर्ट करना, हमारा काम है आपके सामने लेकर आना। एहसन भी ऐसी ही आवाज़ हैं, गज़ल बहुत अच्छी गाते हैं, सजाद अली के गीत बहुत अच्छे गाते हैं और अपने हलकों में तो बहुत अच्छा उनको सुना ही जाता है। तो हमने कहा आपसे तारुफ कराया। हमारे पास एक छोटा बिछड़ने वाले तुझको बहाना चाहिए था। अरे वाह, बिछड़ने वाले तुझको बहाना चाहिए था। और पहले जो गा रहे थे ना वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। ग्रेट सजाद अली, वी लव यू सजाद अली भाई, जब भी बात होती है ना मजा आ जाता है। खैर एहसन, वेलकम टू सबसे आगे ऑल द वे लाइव फ्रॉम लाहौर। क्या हाल है एहसन? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एहसन के साथ इनके गिटारिस्ट माहीन भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एहसन ये बताओ आजकल क्या चल रहा है, कैसा म्यूजिक चल रहा है और कितना प्रोफेशनल चल रहा है, नई चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा बताओ अपने हवाले से हमें। जी इमरान भाई, आजकल तो म्यूज़िक ही चल रहा है और प्रॉपर आज से 1 साल पहले आपने इंटरव्यू किया था मेरा, तो उसके बाद फिर इसको बाय प्रोफेशन मैं इसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूँ। इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने चैनल्स वगैरह हैं, पेजेस वगैरह हैं, उन सब पर काम कर रहा हूँ अपना।
अच्छा, ऐसा नहीं, ये बताएं आगाज़ गुलकारी कैसे हुआ? मतलब आप, कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता होता है शुरू से ही, बचपन से ही कि भाई मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे गाना गाना है। कुछ लोग ऐसे भी एक्सीडेंटल सिंगर्स होते हैं जिनको दूसरे बताते हैं यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हें गाना चाहिए। आपके साथ क्या मामला हुआ? आई थिंक हुआ कुछ ऐसा ही था कि शौक तो बचपन से ही था, और मेरे फ्रेंड्स कहते थे, और ज़्यादातर मेरे कज़न्स जो उनसे थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि यार एहसन, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप इसको प्रोफेशनली सही कहते थे। मैं कज़न्स के बिल्कुल साथ हूं, हम एग्री करते हैं कज़न्स के साथ। आपके सामने डियर व्यूअर्स प्रूव भी करेंगे, बहुत से लोगों ने ऑब्वियसली एहसन को अभी नहीं सुना होगा। एहसन, आई ऑलवेज से अपनी आवाज़ का तारुफ कराइए। सो कराइए अपनी आवाज़ का तारुफ, ज़रा कुछ सुनाइए हमें अच्छा सा। जी सर, मैं सुनाता हूँ। मैं आपको उस्ताद मेहदी हसन साहब की गज़ल सुनाता हूँ। ज़रूर। वाओ। किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए वाह वाह एहसन, वाह वाह। अच्छा, क्योंकि लाइव में हम टेक्निकल एंगल है थोड़ा सा, एहसन से मुझे बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छा। सॉरी रोकने के लिए, बहुत माजरत। थोड़ा सा जो गिटार का लेवल है थोड़ा अप आ रहा है माइक करना, तो वो अगर टेक्निकली थोड़ा सा मैनेज कर लेना माइन, ताकि हम लाइव में चलता है भाई, लाइव कॉन्सर्ट्स में भी तो चलता है कभी कभी, तो ऐसा होता है। बहुत मजा आ रहा था, लेकिन टाइम हमारे पास कम है ना, हम चाहते हैं हमने जरा ज्यादा कुछ और सुन लें। सजाद अली को बहुत अच्छा इमोशनल आपने कर दिया है, थोड़ा सा ना खुश भी कर दे यार, ये इतना अच्छा गा रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा मैंने आपको रोका, लेकिन प्लीज हमें कुछ और सुनाइए। क्यों नहीं, जरूर प्लीज एहसन प्लीज। जी जी, सजाद अली का कह रहे हैं आप? सॉरी जी जी, सजाद अली का कुछ और सुनाइए जी। स्केल छोटा था थोड़ा सा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में
तुझ सा तो नहीं हूँ। क्या बात, वाओ एहसन, वेरी नाइस, कमाल, जबरदस्त। जरा ये बताइए आगे आप क्या कर रहे हैं? अपना भी कोई म्यूजिक, अपना भी कोई गाना लेकर आ रहे हैं, कुछ नया आने वाला है? जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। जी मैं आपसे यही बात शेयर करने लगा था, आपने पूछ ही लिया। मैं सॉन्ग कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ रिलीज कर रहा हूँ। अच्छा, इश्क तेरा। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ लाइंस उसकी भी सुनाऊँ आपको। जरूर जरूर, पंजाबी जरूर सुनाएं। जी पंजाबी सुनूंगा, सुनाइए। ताना दे रे ना, ताना ला ला दे रे ना, ताना दे रे ना, ताना ला ला दे रे ना, ताना दे रे ना, ताना ला ला दे रे ना। इश्क तेरा ऐसा असर कर गया, मैनू मेरे तो बेखबर कर गया, बेसबब धड़कदा बेवजह हो गया, मैनू पता भी ना लगा, हाय मैनू पता भी ना लगा, दिल तेरा हो गया, मैनू पता भी ना लगा, दिल तेरा हो गया, मैनू पता भी ना लगा। ताना दे रे ना, ताना ला ला दे रे ना, ताना दे रे ना, ताना ला ला दे रे ना। अंतरा तेरे नाम ते ही धड़कदा है दिल, तेनू ही मिलन लई तड़पदा है दिल, तेरे नाम ते ही धड़कदा है दिल, तेनू ही मिलन लई तड़पदा है दिल, वखरी इसनू हवा लग गया, इश्के दा इसनू नशा लग गया, सौ रब दी तेरे ते फिदा हो गया, मैनू पता भी ना लगा, हाय मैनू पता भी ना लगा, दिल तेरा हो गया। कमाल कमाल, जबरदस्त, थोड़ी सी तेरा हो गया, बहुत जबरदस्त मेलोडी है, थोड़ी सी मेलोडी उससे इंस्पायर्ड है ना, जेड़ा नशा तेरी अखां विच आवे मैनू है। अच्छा है कि मैनू पता भी ना लगा, पहले पता नहीं लगता तो फिर लग पता जाता है। थैंक यू सो मच एहसन माइन हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा जबरदस्त, ऑल द वेरी बेस्ट आपके नए गाने, बड़ी कैची इसकी धुन है, डेफिनेटली पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया में हम कहते हैं जरूर पसंद आएगी। तो कैसा लगा आपको? मजा आया? रिलैक्स मैं तो एहसन का फैन हूं एक्चुअली, मेरे एक शो में आए थे और मैंने कहा भाई इनको जितनी भी प्रमोशन नए आर्टिस्ट को जितना भी हमारा वैसे भी मिशन है, तो एहसन इज वन ऑफ देम, आप जरूर इनके सोशल पे जाइए, इनको सपोर्ट कीजिए, कितना अच्छा गा रहे हैं ना ये, तो बहुत अच्छा है ये नए टैलेंट को सपोर्ट करना। इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों को, नए टैलेंट को लेके आते रहेंगे। वंस अगेन एहसन, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करो, अच्छा गाते रहो, बिल्कुल, और हम भी लेके आते रहेंगे लोगों से, हम भी लेकर आते रहेंगे, और हम नई नई चीजें जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं ना, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। अगली जो हमारा सेगमेंट है वो भी इसी बारे में कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान जो है, यहाँ पर भी डिजिटल बैंकिंग जो है उसके अंदर बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो अब कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि घर बैठे अपने फ़ोन के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए जो है ना, वो अपनी सारी ट्रांजैक्शंस कर लें, जितने उन्होंने बिल्स पे करने हैं उससे कर ले। इसके अंदर क्या अपडेट है ये जरा बता दें। स्टेट बैंक की जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उसके मुताबिक जो डिजिटल बैंकिंग है इसके जरिए लेन देन में 62% इजाफा हुआ है। डिजिटल की सिर्फ आटा में बात हो रही है, और जो ट्रांजैक्शंस हैं इनकी मालियत 70 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई है, और जो सारिफीन हैं उनकी तादाद 1 मिलियन तक पहुंच चुकी है जो डिजिटल बैंकिंग यूज कर रहे हैं। बहुत गुंजाइश मौजूद है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें बड़े कम अरसे में इजाफा हुआ है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो अक्सर सारिफीन को बैंकिंग ऐप से भी शिकायतें होती हैं। एग्जैक्टली ये हम सब फेस करते हैं, आप भी यूज करते होंगे, हम भी यूज करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बैंकिंग ऐप आपको करनी है फौरी तौर पर ट्रांजैक्शन, लेकिन हो नहीं पा रही होती, हैंग हो जाती है। तो इसके अंदर जो है हमने एक नई चीज़ जो हमारे सामने आई, हमने सोचा आपके सामने रखे। बैंक अल्फला जो है वो ये दावा कर रहा है कि उनकी ऐप इस शोबे में एक गेम चेंजर साबित हो रही है, और इसमें इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है। इसमें कौन कौन से नए फीचर्स उन्होंने शामिल किए हैं, किस तरह से डिजिटल बैंकिंग को आसान बनाया, हमारे साथ बैंक अल्फला के चीफ डिजिटल ऑफिसर मोहम्मद याहिया खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। याहिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप ही बता दीजिए, ये अल्फा ऐप जो है इसको आप गेम चेंजर क्यों कह रहे हैं, ये कैसे मुख्तलिफ है दूसरी ऐप से?
जैसे आपने जिक्र किया, जो हमारी ऐप्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, बैंकिंग एप्लीकेशंस चल रही हैं, लेकिन जो एक फंडामेंटल उसमें लिमिटेशन अभी तक रही है वो ये रही है कि वो ट्रांजैक्शनल ऐप्स हैं जो कि जिसके ज़रिए आप किसी को पैसे भिजवा सकती हैं या बिल जमा करा सकती हैं। वो फुल बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं है। तो अब हमने इनको फुल बैंकिंग एप्लीकेशन न्यू अल्फ़ा को बनाया है, जिसके ज़रिए आप जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसकी जरिए सेविंग्स कर सकती हैं इस्लामिक में या कन्वेंशनल तरीके से, इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं म्यूचुअल फंड्स में या सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जिसको हम टी बिल्स या PIBs या सुकूक्स कहते हैं। तो आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स कर सकती हैं, एंड फाइनली आप बोरिंग्स भी कर सकती हैं। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेना है या आपने कैश लोन 7.5 लाख रुपए तक का लेना है या गाड़ी के लिए या होम फाइनेंस के लिए, तो आप ये सब कर सकती हैं। तो इसका मकसद करने का ये है कि हम डिपार्चर करना चाहते हैं, जो ऐप्स हम बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशंस के तौर पे डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे थे, उससे अब हम आगे बढ़ें और सेविंग्स एंड बोरिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करवाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक अक्सर ऐप्स के अंदर हमने ये देखा है याहिया, लोगों को बड़ी मुश्किल होती है बिकॉज हम इतने कोई क्या कहते हैं टेक फ्रेंडली नहीं है, बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं होता। आपने ये ऐप जो न्यू अल्फा ऐप जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें इस चीज़ को कितना मद्देनजर रखा है आपने लोगों की आसानी को? इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मैं गूगल की मिसाल है। गूगल के लैंडिंग पेज पे हम सब लैंड करते हैं एंड गूगल इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंजन, लेकिन जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत सिंपल है। सफ़ेद पेज होता है और उसके ऊपर आपने जो टाइप करना होता है आप टाइप करते हैं। हमने इस दफ़ा ऐसे ही डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने की कोशिश की है। लॉट्स ऑफ वाइट, लेस कॉम्प्लिकेटेड यूज़र इंटरफेस, पीछे उसकी इंजीनियरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एल्गोरिदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यूज़र जो डिज़ाइन है उसको हमने बहुत सिंपल रखा है। एंड लास्टली हमने उसके अंदर यूज़र को ये ऑप्शन दिया है कि वो अपने लैंडिंग पेज को खुद कस्टमाइज़ कर सकें। तो आप जो ऑप्शंस आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लाके आप विजिट्स के बेसिस पे उस जगह पे ड्रॉप कर दें। तो हर दफ़ा जब आप लॉगिन करेंगे आपको सिर्फ वही ऑप्शन नजर आएंगी जो आप यूजर फ्रेंडली ऐप को बनाया गया है, चाहे एल्गोरिथम्स इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन या एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं। वो उर्दू में, वैसे नॉर्मली भी वो फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो उर्दू में कर रहे होते हैं। उस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखा है कि अगर इंग्लिश की बजाय उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया जा सके उस ऐप को, तो ऐसा कुछ है? एक टॉगल बटन है जो कि कस्टमर्स आके उस टॉगल बटन को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और वो प्रेफरेंस फिर उनकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगली दफ़ा वो जब भी ऐप में लॉगिन करेंगे उनको वो वही प्रेफरेंस नज़र आएगी। सो उर्दू अगर उन्होंने प्रेफरेंस सेट कर दी है तो पूरी एप्लीकेशन उर्दू में उनकी नज़र आएगी उनको, और अगर अंग्रेजी ज़बरदस्त, बड़ी आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। ये भी बता दीजिए याया कि ट्रांजैक्शंस के हवाले से डेली लिमिट सेट होती हैं ऐप्स के अंदर, क्या इसमें भी कोई डेली लिमिट है या इसको कुछ मॉडिफाई किया गया है? जी हाँ, लिमिट तो है लेकिन हमने उस लिमिट को काफ़ी बढ़ा दिया है। सो आम तौर पे जो डेली लिमिट्स हैं जो कि बेसिक्स चल रही हैं, मुख्तलिफ लोगों की हैं, मुख्तलिफ ऐप्स की हैं, कोई 2.5 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है। हमारी जो मौजूदा ऐप चल रही थी अल्फ़ा ऐप, उसमें हम 10 लाख रुपए तक की डेली लिमिट देते थे, विच इज़ रीज़नेबल लिमिट, क्योंकि हर रोज़ 10 लाख की लिमिट मिल जाती है। लेकिन इस ऐप में डिपेंडिंग अपॉन कि किस कस्टमर सेगमेंट से आप बिलोंग करते हैं, तो हमने सेगमेंट वाइज, बिकॉज हम रिस्क इवेलुएट भी करते हैं, हम हर एक को जो है वो हाई लिमिट नहीं देना चाहते। ऑल्दो कस्टमर की यूज़र इंटरफेस की बेसिस पे वो चूज़ कर सकता है, लेकिन मज़ीद हाई लिमिट्स की ऑप्शंस खाली रिस्क प्रोफाइल की बेसिस पे नज़र आती हैं कस्टमर्स को। तो ये ऐप अब 10 मिलियन तक, यानी 1 करोड़ रुपए तक That's very good. मतलब एक दिन में 10 मिलियन इज लाइक ह्यूज, यूजुअली नहीं होता है। ये बहुत अच्छा इकदाम है आपका, आई मस्ट से। अच्छा, दूसरी जानिब इस्लामिक बैंकिंग का बहुत ट्रेंड है याया, बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, और आजकल कन्वेंशनल बैंकिंग से वैसे भी अभी रिसेंटली हमारी असेंबली ने भी एक करारदाद, इनफैक्ट एक आइन के अंदर तरमीम की है, इसमें सूदी निज़ाम के खात्मे की बात हो रही है। तो इस्लामिक बैंकिंग को कैसे इंटीग्रेट किया गया है इस ऐप में, ऐसा कुछ है? आपको एक सिंगल ऐप दोनों चॉइसेस देती है कस्टमर को। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे पूछती है आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। अगर आप कहते हैं इस्लामिक है तो आपको इस्लामिक अकाउंट ओपनिंग की वो फीचर्स दिखाएगा। इस्लामिक का फुल फ्लेजेड बैंक अकाउंट इसमें बैठ के इस्लामिक या कन्वेंशनल का आप खोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। आपका सवाल इस्लामिक का है तो आप इस्लामिक खोल सकते हैं। एंड ऑल्सो बाय द वे आप इसी के ज़रिए मल्टी करेंसी अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, बट मोर ऑन दैट लेटर। सो आप इस्लामिक अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद आपको इस्लामिक
सेविंग्स एंड इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस नज़र आएंगी जो इसके अंदर हैं, यानी सुकूक्स की नज़र आएंगे आपको, और अगर आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स नज़र आएंगे आपको, अगर आपने इस्लामिक खोला हुआ है। सो ये तमाम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, और इसी तरह से बोरिंग के अंदर आपको खाली इस्लामिक बोरिंग यानी जो एसेट बैक बोरिंग होती है वो नज़र आएगी, कैश लोन्स आप नहीं ले सकेंगे। अच्छा, ये यूटिलिटी बिल्स के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ये ऐप्स जो हैं मुख्तलिफ ऐप्स वो इस चीज़ की फैसिलिटी और सर्विसेज भी देते हैं कि यूटिलिटी बिल्स आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगेन क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है तो लोग खुद जाते हैं कि भाई हम खुद ही जाके बैंक में बिल जमा करवा के आ जाते हैं। इसके अंदर आपने यूटिलिटी बिल्स को जमा कराने के लिए फ्रेंडली बनाया, यूज़र फ्रेंडली बनाया इस ऐप को? हमने कोशिश की है इस एप्लीकेशन के ज़रिए कि हम उसको सिंप्लीफाई करें। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि अभी भी ऑब्वियसली कुछ कस्टमर सेगमेंट्स हैं जो कि एप्लीकेशंस को या यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या एक्सेस नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ स्मार्टफोन इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द कंट्री, and of those people then how many of them have ever downloaded a banking application? वो स्टेट बैंक के आदाद शुमार के हिसाब से कुछ 19 मिलियन के लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकिंग एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड की हुई है। तो उसके अंदर से फिर जो लोग अपने बिल जमा कराना चाहते हैं तो कराते हैं, बट अभी भी हमारे पास एक बहुत वाइड स्पेस मौजूद है बिटवीन द 19 मिलियन एंड द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि ग्रेजुअली इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर आएंगे। एक चीज़ मैं आपने बिल पेमेंट का जिक्र किया, शेफ यू अलाउ मी, मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आई थिंक एक बहुत बड़ी सहूलत है जो स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए अब लोगों को पहुँचाई है, जिसका आगाज़ हुआ था रोशन डिजिटल अकाउंट से आज से कोई 3-4 साल पहले, जब एक बहुत सक्सेसफुल ड्राइव स्टेट बैंक ने की थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान पैसे भेजने शुरू किए थे रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए। वो हमारी पहली इंटरवेंशन थी आफ्टर द ब्रांचलेस बैंकिंग, जिसमें फुल फ्लेजेड अकाउंट जो था कस्टमर इंटरनेट के ज़रिए अपने घर पे बैठ के खोल सकता था इन दिस पाकिस्तान से बाहर। कुछ पहले स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया कि इवन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरी भी अपने घर पे बैठ के इंटरनेट के ज़रिए अकाउंट खोल सकें। ये बहुत बड़ी सहूलत है। ये आज कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में मौजूद नहीं है, कुछ में आ चुकी है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी कहते हैं जब तक आप मेरी ब्रांच में नहीं आएंगे मैं आपको देखूंगा नहीं, उस वक्त तक मैं नो योर कस्टमर नहीं कर पाऊंगा और मैं आपका अकाउंट खोलूँगा। लेकिन पाकिस्तान में सहूलत आ चुकी है, चल रही है। अगेन इन न्यू अल्फ़ा भी मौजूद है। आज भी अगर कस्टमर्स चाहें तो प्ले स्टोर पे जाके अल्फ़ा को डाउनलोड करके घर बैठ के अपना पाक रुपीज़ या कोई भी फॉरेन करेंसी, किसी भी करेंसी में किया जा सकता है, यूरोज, डॉलर। या एक और मसला है, और मेरे साथ ये मसला बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स में भूल जाती हूँ, मैसेज नहीं, पासवर्ड जो है ना वो अगर भूल जाएं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, और स्पेशली अगर आपकी बैंक से रिलेटेड, आपके पैसों से रिलेटेड ये सारा मामला हो तो फिर ये और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ज़रा ये बताइए, अगर मेरे पास ये ऐप है, मैं ये पासवर्ड भूल जाती हूँ या कोई भी ये पासवर्ड भूल जाता है, तो उसके लिए आपने क्या तरीका रखा हुआ है, कैसे रिट्रीव करें वापस उस पासवर्ड को या अपने ऐप को? पहले तो ये कि हम ऐप में आपको चॉइस देते हैं कि आप एक दफ़ा अपना पासवर्ड बनाने के बाद आप उसको पिन बना सकते हैं, तो 4 डिजिट्स पिन जो कि ज़्यादा आसानी से याद रहता है, आप उसके ज़रिए एंड फेशियल बायोमेट्रिक या फिंगर बायोमेट्रिक के ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तो आसानी हमने ऐप में दे दी, जिसकी वजह से हमारे मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हमने देखा है वो पासवर्ड से निकल चुके हैं, या पिन यूज़ करते हैं या कोई भी बायोमेट्रिक का तरीका यूज़ करते हैं जिसमें उन्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और एप्लीकेशन उनके चेहरे को या उनकी थंब को रीड करके उनको अलाउ कर देती है। इसके साथ साथ हमने फिर ये देखा कि जो लार्ज स्क्रीन को यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं वो यानी अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे जाते हैं, ज़ाहिर है उधर बायोमेट्रिक की सहूलियात नहीं होती, अगर उसके अंदर कैमरा मौजूद नहीं है या बायोमेट्रिक की सहूलत वाला कंप्यूटर नहीं है उनका, तो वहाँ पे उनको दोबारा से लॉगिन एंड पासवर्ड याद रखना पड़ता था। इस न्यू अल्फ़ा में हमने एक नया काम ये किया कि जब आप इंटरनेट बैंकिंग यानी लार्ज स्क्रीन के पेज पे लैंड करते हैं तो वहाँ पे एक QR डिस्प्ले होता है, उस QR को जब आप अपनी न्यू अल्फ़ा एप्लीकेशन के ज़रिए रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका लॉगिन पेज स्टार्ट कर देता है ऑन दी इंटरनेट बैंक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मालूमात हमें वैसे इनके ऐड में माहिरा खान भी देती नजर आती है। थैंक यू वेरी मच जाहिया, सच अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अल्फा ऐप के हवाले से बताया। आप ट्राई करें जी, जैसे कि बता रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट वैसे मुझे लिमिट के हवाले से लगी, ये बड़ा मसला होता है कहीं कोई बड़ी ट्रांजेक्शन आपको करनी हो ना तो विद इन 24 आवर्स। एंड बाकी क्या एस्पेक्ट्स है, मेरे साथ भी एक मसला है, उसका हल बताएं फिर ब्रेक पे जाएं। पैसे खर्च बहुत हो जाते हैं मुझसे, इसका कोई हल नहीं है।
ज्यादा कमाना शुरू करते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटी सी, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बहुत से आम मौज़ूआत पे बात होगी। इससे पहले हम बैंकिंग की डिजिटलाइजेशन या डिजिटल बैंकिंग में बात कर रहे थे ना, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है हम IT एक्सपोर्ट्स को लेकर, लेकिन हमारे यहाँ जो डेवलपर्स हैं ना, उनकी तलब तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी जो वेजेस हैं, ये जो लेकिन आ जाता है ना, वहाँ से फिर उससे डर लगता है कि इसके बाद कुछ आने वाला है। पाकिस्तान में ना उनकी जो भाई सैलरीज हैं, जो उनकी वेजेस हैं, वो बहुत कम है, और ये बड़ी हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के कम तरीन वेजेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं, इनफैक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे अभी आया है 2023 का, वो ये बताता है कि जो पाकिस्तानी डेवलपर्स हैं सालाना $2,000 से सिर्फ $12,000 तक कमा रहे हैं। और अगर इंटरनेशनली हम देखें तो फिर वो कितने, वो आई थिंक 70,000 वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, $70,000 से $2 लाख तक इंटरनेशनली कमाते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है। क्या वजह है इसकी? बहुत बड़ा डिफरेंस। वजह जान ले, हम सॉर्ट आउट करेंगे ना, अभी इसी के लिए तो हम बैठे हैं। एक तो ये कि ये बहुत ज्यादा फर्क है। स्विस और जो यूरोपीय डेवलपर्स हैं उनके हवाले से बताया, वो तकरीबन 70,000 से लेकर $2 लाख तक पर एनम उनकी अर्निंग होती है। हमारे डेवलपर्स के साथ ये क्यों हो रहा है, ये फर्क यहाँ पे भी क्यों है, इसको हमने एड्रेस करना है और हमारे साथ एक एक्सपर्ट इस हवाले से मौजूद। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद वहीद, जो कि डायरेक्टर हैं डेटा सर्विसेज के। वहीद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बताइए क्या वजह है हमारे पाकिस्तानी जो हैं, टैलेंट पूरा है, स्किल पूरी है, काम भी अच्छा करते हैं, इतना कम मुआवजा, पैसे पूरे क्यों नहीं है? सबसे पहले जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वेजेस के कम होने की, उसकी रीज़न कॉस्ट ऑफ लिविंग है। Unstable economy affects you globally. Whenever a client who approaches us and is putting $1 and seeing 276 against that, is reasonably considering that अगर मैंने किसी से $3,000 मांग लिया, वो कहेगा तुम अपनी करेंसी में 7-8 लाख रुपया मांग रहे हो, किस बात का, राइट? सो having और said that, लोगों को देते हुए उनको exactly it is not the problem for them, because on the other hand देखा जाए तो cost of living जो पाकिस्तान के अंदर है global index के मुताबिक that is lower, that is why the wages are lower, but there are certain challenges that are costing the developers in order to have less money in hand. The major reason by our country, by our economy factors, is the taxation. Recently, the tax classification you might have seen has risen to 35%, which is even more than California. If I can suggest you, one of my California friends was visiting. overall earning पे होता है या एक project wise होता है, कैसे होता है? No, it is basically on the salary of, if someone is earning more than 5 lakh in Pakistan, or I believe the bracket was around 7 lakh, then they have to pay the 35% to the government of Pakistan. So even in my team, exactly, even in my team, the developers who are getting around 300k or 400k, they are not getting more than 250 to their home or to their pocket. The other is going to the government. Now the more important question is, क्या टैक्स के अगेंस्ट डेवलपर्स को उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं? पहले ही कंपेटिटिवली मार्केट प्राइसिंग में उन लोगों को सैलरीज कम मिल रही हैं, देन उसके अगेंस्ट टैक्स के वैल्यू टू मनी भी नहीं है। माय कैलिफोर्नियन फ्रेंड दैट आई मेंशनड वाज विजिटिंग मी, ही इज फ्रॉम लाहौर, नाउ ही इज सेटल्ड इन कैलिफोर्निया, वहाँ पे काम कर रहे हैं। ही इज अर्निंग more than 200k. Right? He is working as a data engineer. ये $2 लाख बैरून मुल्क जाना चाहते हैं ना पाकिस्तानी। इनकी बातें गोरे को ज्यादा समझ आ रही हैं पाकिस्तानियों को। So unfortunately मतलब ये है कि हम लोग मेजरली इंटरनेशनल डील कर रहे थे, so I'm हो जाता है सॉफ्टवेयर उधर हो जाता है। Exactly. So the major factor I can say is first of all it is inflation, ठीक है, and secondly मेरा एक पॉइंट है इसमें ना, वो पॉइंट ये है भाई कि जो आपका वेंडर आपको पे कर रहा है, वो वेंडर तो आपको आपकी सर्विसेज के लिए पे कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर वो मुझसे वेबसाइट डेवलप करवा रहा है, तो उसको ये पता है कि वहाँ पे मैं $1,500 की एक वेबसाइट डेवलप करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल बरतानिया के अंदर, तो यहाँ पे वो वेबसाइट चलो 1500 की नहीं होगी तो वो 500 की तो होनी चाहिए, वो $10 की तो नहीं हो सकती या 15 की तो नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये आप बताइए चूंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, हमने ऐसा तो नहीं किया कि हमने डॉलर्स देख के खुद को इतना सस्ता पिच किया कि हमने अपनी मार्केट ही सस्ती डेवलप कर ली है, अब हमें ऊपर कोई पैसे बिजनेस के लिए हमने पैसे और कम कर लिए। एक चीज ये है कि क्या हमने क्या पिच किया, एक हमारी इंपर्सोनेशन क्या है। द सेकंड थिंग इज कि व्हाट मार्केट थिंक्स अबाउट यू, यू आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री in the world order, you are the third world country. I will give you a use case, a very precise, that was embarrassing for me at a point. मैं एक client के साथ काम कर रहा था, that was $20 an hour as an SQL developer. It was a US based startup and they were working in India. We were working directly with the Indian teams, and mostly that happens when they have to hire our developers, they get with the Indian team aligned. ठीक है, सबलेट कर देते हैं प्रोजेक्ट। एक साल के बाद मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर से $2 का इंक्रीमेंट मांगा। आई सेड दैट ओके, रेज इट फ्रॉम $20
$222, and what was his response will leave you shocked and even left me shocked. ऑन एयर बताने वाला है ना? Exactly. उसने मुझे कहा अगर तुम्हें भी ज्यादा पैसे देने हैं तो तुम लोगों के पास क्यों आते हैं? ओके तो इसका मतलब उनका कहने का मतलब है कि आपके पास मतलब ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बात जा इसलिए रहे हैं कि यहाँ से सस्ते में काम कराना है। अगर तुम लोग भी पैसे मांगने लग जाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सो दैट इज अ ग्लोबली एक्सपेक्टेड एज इवन अपवर्क जैसा प्लेटफॉर्म या फाइवर जैसा प्लेटफॉर्म जो बनाया गया, इवन कभी अगर ब्रेक डाउन ऑफ फाइवर इफ इट्स टेकन एज इट इज सेड एज $5 मार्केट। सर कैसे बढ़ाएं? क्विकली हमें सजेशंस दें, जो हमारे डेवलपर्स हैं, जो लोग हैं, अपनी पेजेस को कैसे बढ़ाएं? जो सबसे पहली 1 minute you have. Exactly. So the only single point that I would relate with the history that this region has a problem. जब हार्वर्ड और मुल्क कहीं और उठा के ले जाएं। जी बिल्कुल, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां जब बनाई जा रही थी ना, तो उस वक्त यहाँ पे शाहजहां ने ताजमहल और हिरन मीनार बनाए थे, राइट? आपने अपने इदारों पे R&D पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन चीजों पे काम ही नहीं किया। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी बनाए जो इंडिया के IIT के कंपैरिजन की हो। देखिए ताजमहल इंडिया में वहाँ यूनिवर्सिटी भी बनी है, तो मसला शाहजहां का नहीं है, मसला आज के शाहजहानों का है जो डिसीजन मेकर्स हैं। That is the thing that we are not leading towards the digital infrastructure. 1980s की आप एग्जांपल ले लें, जब ऑनरेबल मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब जब थे, he declined the offer from Bill Gates. India took the opportunity. what was Manmohan Singh was back then as a PM. They took the opportunity. तो आप ये कह रहे हैं कि तो हमें पॉलिसीज अच्छी बनानी है, जस्ट समराइज कर लेते हैं टाइम का में, पॉलिसीज अच्छी बनानी है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है और दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करना है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना है। Basically the more important thing is R&D. If I'll give you another example where I personally took the rate. I'll just quickly quote it. Even I took a contract and I served myself on $85 per hour contract to California. Why? Because I was working on the modern के ऊपर काम करने की जरूरत है। Modern tech stack. I started Azure Data Engineering when it was really introduced. रुकेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया। But thank you very much for the valuable information. इशू जो है उठाया आपने और क्या वजह है ये भी उन्होंने बताया। अच्छा जी, तो हम इसके बाद ना आपको इटली लेके चलते हैं, जरा बताएं इटली कैलिफोर्निया का जिक्र करें। इटली इज बाय द वे माय फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। जिंदगी में जब भी मौका मिला जरूर जाऊंगा। ताज़ा तरीन खबर वहां से जो है, कुदरती हवा भी वहां पे फरोख्त होने लगी है। क्या हो रहा है इस दुनिया में? क्या लाहौर को ना डील करनी चाहिए, इटली से ठेका करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत लाहौर में इस वक्त फ्रेश एयर की। इटली में एक कम्युनिकेशन कंपनी है, वो एक खूबसूरत सी झील है, उसकी ताज़ा कुदरती हवा जो है ना, फ्रेश एयर, उसको कैन में बंद करती है और फरोख्त करती है। आपको पता है ये लेक कोमो बड़ी फेमस है, यहाँ पे बड़ी बड़ी शादियां हैं। यहाँ पे विराट कोहली ने जाके शादी की, यहाँ पर बॉलीवुड के दीगर कपल्स जो हैं उन्होंने जाके शादी की, और यहाँ की खूबसूरती आप देखें, हम दिखा भी रहे हैं। यहाँ तो शाहरुख खान का गाना नहीं शूट हुआ, हमें तो लूट लिया, ये नहीं मुझे पता वो शूट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ की अब हवा जो है वो भी फरोख्त होने लगी। और इसकी कीमत क्या रखी गई है? एक कैन की कीमत जो है $11 है। इनकी $11 में आप यहाँ की हवा को उठा के कैन में लाहौर में लाके ना उसको एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, आज से कुछ दिन, ये अपने आप को मार्केट करने वाली बात है ना, अभी हम आईटी में भी बात कर रहे थे। आज से कुछ दिन पहले गिलगित दुनिया के क्लीनेस्ट शहरों में से एक था फ्रेश एयर को लेकर। तो हम तो फिर $12 की बेच सकते हैं, हमारी ज्यादा महंगी, बड़े कंपेटिटिव मार्केट हम आइडिया वैसे जबरदस्त। खैर ये लेक कोमो जो है ये बड़ी फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मूवीज भी बनी है, हाउस ऑफ गुची रिसेंटली। हाउ कम यू डिडंट सी दैट शाहरुख खान का गाना देन? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं खुद गई नहीं हूँ, मैं गई नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जाऊंगी तो ये जरूर अपने नाजरीन के लिए यहाँ से जो है ना एक सेगमेंट रिकॉर्ड करके शाहरुख खान has quit smoking, that's another story। जबरदस्त, बड़ा अच्छा उन्होंने किया है। वक्त हमारे पास हो चुका है खत्म। आखिर में शाहरुख के बारे में भी बता दिया इमरान ने। हमें इजाजत दे, कल एक मरतबा फिर से आएंगे। आप एंजॉय करें अपने दिन को। अल्लाह हाफिज।